तरह। लेकिन एक चीज़ बहुत क्लियर है मार्केट में, थोड़ा टायरिंग इसलिए भी लग रहा है क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गए हैं, लेकिन ब्रॉडर मार्केट में बहुत शानदार शानदार तेज़ी, और मार्केट की फिर वही कहानी जो लगातार मार्केट ने इस पूरे हफ्ते दोहराई है, पाँचों के पाँचों दिन एक ही कहानी, एग्जैक्टली बाय जोन यानी कि सपोर्ट वन में बाइंग और एग्जैक्टली आर वन यानी कि रेजिस्टेंस जोन में प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में आज। अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी देख रहे हैं, दोनों इंडेक्स में लोअर लेवल पर बाइंग और हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग, लेकिन इन बिटवीन मिड कैप में शानदार रैली। ये हफ्ता क्लियरली बिलोंग करता है ब्रॉडर मार्केट को। स्मॉल कैप इंडेक्स इस हफ्ते 5% ऊपर, मिड कैप इंडेक्स भी इस हफ्ते 3-3.5% ऊपर। तो पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स के लिए शानदार दिन। इनफैक्ट स्मॉल कैप तो 7% के करीब ऊपर हो गया और मिड कैप भी 5% के करीब ऊपर। तो शानदार रैली ब्रॉडर मार्केट में। इंडेक्स में जहाँ तक बात है वहाँ पर थोड़ा हायर लेवल पर प्रॉफिट बुकिंग। हर्षदा, वीरू, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। गुड आफ्टरनून वीरू। अनुज, जैसे आपने मेंशन किया, एक सीमित दायरे में मार्केट है, तो ये आज क्लोजिंग के लिए कंसिडरिंग हम एक लॉन्गर वीकेंड में उतर रहे हैं, किस तरह का ट्रेड लेकर जाएं? क्या कुछ और मुनाफा वसूली देखने को मिल सकती है सेकंड हाफ में? उसकी तैयारी होनी चाहिए। देखिए हर्षदा, एक तो 3 दिन का वीकेंड आ रहा है और एक चीज़ है, आई थिंक वीरू और मैं 10:30 बजे शो जब ख़त्म कर रहे थे तो मैंने एक बात कही थी वीरू को कि बस ये आज का हो गया मार्केट, अब ये पूरे दिन आपको इसी रेंज में पकाएगा। और एक चीज़ है, आज मार्केट ने एग्जैक्टली अगर आपने आज अपनी ट्रेड प्लान करी हो कि इस जोन में बाय करूंगा और इस जोन में प्रॉफिट बुकिंग करूंगा, आज मार्केट ने आपको दोनों जोन दिए। सुबह बाय जोन दिया और उसके बाद आपको प्रॉफिट बुकिंग का जोन दिया। अगली रेजिस्टेंस 23,450 से 23,500। जब भी कोई बड़ा रेजिस्टेंस आता है, जब भी इतना बड़ा रेजिस्टेंस आता है, उसको तोड़ने के लिए गैप चाहिए होता है मार्केट को। मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम रहेगा कि अगर हम किसी तरीके से क्लोजिंग में 23,480 23,490 तक किसी भी तरीके से पहुंच जाएं और वहां टिक जाएं। उससे क्या होगा, ट्यूसडे को अगर आपको गैप मिलेगा तो उस गैप में आप फिर 23,500 को निकाल देंगे और फिर वो 23,500 कॉल राइटर जो है वो बाकी के काम आपके लिए कर देगा। तो इसमें दो तरीके हैं, या तो आप इसको प्रीएम्प्ट करने की कोशिश करें। देखिए अगर आप पोजिशनल लॉन्ग रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लोली मार्केट चल रहा है, लेकिन इन बिटवीन आपको लगता है काश मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया होता, तो वो एक बस थोड़ा सा एक असमंजस रहेगा वहाँ पर। तो लॉन्ग रहें और हर गिरावट में ऐड करें, ये इवेंचुअली मार्क जाएगा और जिस दिन ये जाएगा उसके बाद 100-150 पॉइंट और ऐड होंगे और फिर हम 24,000 की तरफ बढ़ेंगे। ये निफ्टी पर मेरा एक व्यू है। लेकिन अब अगर आप एक डे ट्रेडर हैं तो R1 यानी कि फर्स्ट रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुकिंग करें, सपोर्ट वन में बाइंग करें, रेजिस्टेंस वन में प्रॉफिट बुक करें। अब आइए बैंक निफ्टी पर। चौथी बार हफ्ते में बैंक निफ्टी एग्जैक्टली उस जोन से फिसला है, 50,000 से 50,200। 4 दिन का हाई देख लीजिए आप, रोज वहां तक जा रहा है, वहां से स्लिप कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं कि कोलैप्स कर रहा है, लोअर लेवल में बाइंग भी आ रही है। ठीक है, तो लॉन्ग रहें और सपोर्ट फर्स्ट सपोर्ट में बाय कर लें इसको, ये आपके लिए स्ट्रैटेजी रहेगी। और डे ट्रेडर्स जो हैं वो अगेन फर्स्ट रेजिस्टेंस में प्रॉफिट बुक करें। अगर ये सब नहीं हो रहा है तो छोड़ दीजिए, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करिए। डिफेंस देखिए, फॉर एग्जाम्पल अगर डिफेंस की बात की थी हमने, वो राजनाथ सिंह के ट्वीट के बाद या उनके स्टेटमेंट के बाद वहाँ किस तरीके की तेज़ी है, तो सेक्टर्स पकड़ें या तो थीम पकड़ें, थीम पे काम करें। इंडेक्स में जो है अभी इस रेंज में काम करें, लेकिन इंडेक्स में मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, मेरा ये मानना है कि अगले हफ्ते मैं हूँ नहीं, वैसे छुट्टी पर हूँ, लेकिन अगले हफ्ते मुझे लग रहा है कि ये रेंज का ब्रेकआउट होगा और मार्केट उस 23,500 को इवेंचुअली ब्रेक करेगा और उसके ऊपर ट्रेड करेगा। चलिए, तो 23,500 के बियॉन्ड जाने की पूरी तैयारी मार्केट कर रहा है। अब इट्स ओनली टाइम की बात, ये आज होता देखते हैं जिसके चांसेस कम है या फिर अगले हफ्ते। वीरू, कंसिडरिंग स्टॉक स्पेसिफिक्स और काफ़ी एक्शन देखने को मिला है, किस पर आपकी नजर गई? बिल्कुल हर्षदा, देखिए एक तो कैश डेरिवेटिव दोनों के स्टॉक्स का जिक्र करूंगा। डिफेंस जिसका नाम अनुज ले रहे थे ना अभी, बीडीएल को देखिए, मसगांव डॉक को देखिए, बीएल को देखिए। मतलब बीएल तो क्योंकि अब मैं डेरिवेटिव से बात करता हूं अमूमन, बीएल और एचएल दोनों काउंटर्स डी हाई पर आके ट्वीट कर रहे हैं। डिफेंस में इस वक्त चाहे वो कैश हो, डेरिवेटिव्स हो, सारे स्टॉक्स में इस वक्त सुपर स्विंग है। एक बार प्लीज़ बीएल का और एचएल का इंट्राडे के साथ जरा ओपन इंटरेस्ट रखिएगा नीचे। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि मतलब ये दोनों के दोनों स्टॉक्स जो हैं वो अपनी अनचार्टेड ट्रेजेक्ट्री में जंप करने को बहुत तेज़ी से तैयार है। आई थिंक वो है। एक तो सेक्टोरियल अगर आप देखें यहाँ पर टेलविंड है, और आप जरा इस वक्त ओपन इंटरेस्ट को देखिए। बीएल आपके स्क्रीन पे हर्षदा 44 lakhs इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, लगभग 3.76%। दैट्स ह्यूज, बड़ा ओआई बिल्डअप यहाँ पे हुआ है बीएल में। दूसरा लेके आइए अब एचएल, जरा आप इसके ओआई बिल्डअप को देखिए। आज सुबह से इसमें काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी है एंड प्रैक्टिकली अगर ये यहाँ पर भी क्लोज होता है तो ये इसकी ऑल टाइम हाई मतलब क्लोज होगा।
5.25 लाख इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 4.6%। ये काफ़ी बड़ा ओ एडिशन है आज डिफेंस स्टॉक्स में। एक और स्टॉक में रखूँगा यहाँ पे आपकी स्क्रीन पे, दैट्स GMR एयरपोर्ट्स हर्षदा। स्ट्रॉन्ग मूव डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में, और ये एक ऑलमोस्ट डेकेड से ज़्यादा का है, बड़ी समय अवधि का ब्रेकआउट है एट 93.94। ये अब आ चुका है अपने मार्च 2009 के हाई को क्रॉस कर चुका है। बड़ी शॉर्ट कवरिंग है, 24 लाख शेयर घटे हैं और ऑलमोस्ट पैरेलली अलाइंड है अपने मार्च फर्स्ट वीक 2008 के लेवल से। एक GMR एयरपोर्ट्स हो गया, और उसके बाद मैं जिसका जिक्र करना चाहूँगा दैट कैनफिन होम्स NBFCs के स्पेस में। जरा इस स्टॉक को भी देखिएगा, डायरेक्टर साहब इसका OI रखिएगा नीचे स्क्रीन पे। इट्स 829 मल्टी मंथ, यानी जुलाई 2003 से, यानी मैं टेक्निकली कहूँ तो ऑलमोस्ट 11 महीने की स्लोपिंग डाउनवर्ड ट्रैजेक्टरी से निकलता हुआ 830 और करीब करीब 10,000 शेयर OI में जुड़े हैं। तो ये 4 स्टॉक्स जहाँ पर मेरी नज़र है। हर्षदा, इंटरेस्टिंग ट्रेड्स आपको अब वीरू ने आइडेंटिफाई करके दिए हैं, लेकिन कमाल यही है इस मार्केट का। आप देखिएगा कई ऐसे स्टॉक्स, इंडेक्स वहीं का वहीं आपको चक्कर खाटते दिखाई देगा, लेकिन कई ऐसे स्टॉक्स हैं जो आउट परफॉर्म कर रहे हैं। फटाफट से कुछ ट्रेंडिंग काउंटर्स भी आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। और आज दरअसल जो समा बांधा है वो ऑफकोर्स अदानी ग्रुप शेयरों ने बांधा है। आज वैसे भी कल दोपहर से हम कह रहे थे कि M&M फोकस में रहेगा, तो M&M देखिए करीब 2% ऊपर है। अदानी पोर्ट खुद 2% के गेंस दिखाता हुआ। श्रीराम फाइनेंस, BPCL ये स्टॉक्स है जहां पर तेजी बनी है। मिड कैप की तरफ आएंगे तो इंडस्ट्रियल्स या कैपिटल गुड्स कंपनियां ABB, सीमेंस, इसमें जोश देखने को मिला। वीरू, कुछ कोर डिफेंस कंपनियों की, PSU कंपनियों की बात कर रहे थे। निजी प्लेयर्स में आप भारत फोर्ज देखिएगा। ICICI लोम्बार्ड डेटा पॉइंट्स अच्छे रहे हैं प्रीमियम के मई के महीने के लिए, तो वो स्टॉक तेजी में। लेकिन आज डिफेंसिव्स काम नहीं कर रहे हैं। TCS, टेक महिंद्रा और बाकी पूरा जो बिग बॉय पैक है टेक्नोलॉजी कंपनियों का, वो दबाव में है। HUL बैकफुट पर ट्रेड कर रहा है। आप कोटक महिंद्रा बैंक देखेंगे, वो भी थोड़ी सी मुनाफा वसूली दिखाता हुआ बैंकिंग साइड पर। लेकिन बलरामपुर चीनी, ओबरॉय रॉयल्टी, एम्फोसिस वो IT से जोड़कर देखना चाहिए, और डॉक्टर लाल पैथलैब्स, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर हम कुछ मुनाफा वसूली की पोजीशंस देख रहे हैं। अब हमारे साथ हमारा पैनल तैयार है कि आपकी आज की इस हफ्ते की क्लोजिंग ट्रेड क्या होनी चाहिए। चोला सिक्योरिटीज के धर्मेश कांत आपको एक फंडामेंटल पर्सपेक्टिव देंगे। टेक्निकल कॉल्स के लिए हमारे साथ प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, कविता जैन, स्नेहा सेठ और सोनी पटनायक है। 2:15 बजे यश से बात करेंगे ICICI लोम्बार्ड और ओवरऑल इंश्योरेंस कंपनियों का, जनरल इंश्योरेंस कंपनियों का डेटा मई के महीने के लिए कैसा रहा है। 2:20 पर मनीष चौखानी से जो एक्सक्लूसिव बातचीत अनुज ने की, वेल्थ क्रिएशन के कुछ आइडियाज भी उसमें निकल कर आए हैं, उसका एक अंश आपके सामने पेश करेंगे। 2:30 पर GMR एयरपोर्ट्स आजकल पूरे फ्लेवर में आया हुआ है, यतिन को जोड़ेंगे इस पर। 2:35 पर सुमित आपको बताएंगे कि बाजार में किस तरह से रिटेल निवेशक एकदम किंग बने हुए हैं। और साथ ही साथ फिर 2:50 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस के चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर राहुल भोसकुटे। 3 बजे के आसपास यतिन को जोड़ेंगे डीलिंग रूम के चेक के लिए। फिर 3:10 पर BTST STBT ट्रेड्स, क्लोजिंग की रणनीति और फिर क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं। और हमारे साथ हमारा पैनल जुड़ गया है, और फ्राइडे आफ्टरनून की ट्रेड्स के लिए आप सभी को गुड आफ्टरनून। गाबा सर, बताइए इस समय की ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। इस समय का जो ट्रेड रहेगा वो है कमेंस इंडिया। कैपिटल गुड्स में एक अपमूव है, ट्रेड कर रहा है 3819 पर, स्टॉप होगा 3780 और टारगेट होगा 3900 का। आज कल में मेरे ख्याल से आ जाना चाहिए कमेंस इंडिया। कमिंस इंडिया और एक अच्छी तेजी यहाँ पर बनती दिखाई दे रही है। ये है गाबा साहब का पिक। बताइए मानस, आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए, मेरा ट्रेड है भारत फोर्ज। भारत फोर्ज में एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। हाई टॉप हायर बॉटम तो करीब 7-8 दिनों से स्टॉक बना रहा है। करंट लेवल्स पे यहाँ पर खरीदारी करनी चाहिए। 1694 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, और 1785 1785 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। अगर ऑप्शन में ट्रेड लेना चाहें तो 1730 का कॉल ऑप्शन जो 41 रुपीज पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 24 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी कर सकते हैं, और इस ऑप्शन में 70 रुपए के टारगेट सेट कर सकते हैं। डिस्क्लोजर ये है कि ये ऑप्शन हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे भारत फौज मनस जी की कॉल आ गई, और स्क्रीन पे एक बार ये 4165 पे कॉल ट्रेड कर रही है, और 1729 पे फ्यूचर्स है भारत फौज। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड। Very good afternoon, Viren. Good afternoon, Harshada ji. Good afternoon, Anuj ji. Good afternoon, everyone.
वीरेंद्र देखिए, दो पिक मैंने चुने थे, एक था कमिंस, दूसरा भारत फोर्ज। अभी तीसरा, तो तीसरा क्या रहेगा? देखिए तीसरा रहेगा इंडियन होटल। मुझे लगता है आपके रडार पे भी इंडियन होटल है। मुझे लगता है बेहतरीन प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट मिला है आज इसमें। अकॉर्डिंग टू मी इसका जो इमीडिएट सपोर्ट है स्विंग ट्रेडिंग की अगर हम बात करें तो 605 है। तो 605 600 ये इसका एक्यूमुलेशन जोन है फिलहाल, जो चार्ट सजेस्ट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। तो स्विंग ट्रेड अगर हमें करना है तो देखिए 605 के ऊपर बाय करेंगे, 600 का स्टॉप लॉस रखेंगे, और सामने एक स्विंग ट्रेड का टारगेट सेट करेंगे 625 का, 625 630। सो इंडियन होटल इज अ बाय। होटल्स इज अ बाय, अच्छी तेजी यहाँ पर भी, करीब 3% तक के गेन्स। अब इसमें क्या वो लॉन्ग वीकेंड का भी कुछ फ्लेवर आ रहा है, यू नेवर नो, लेकिन स्टॉक तेजी में है। कविता जी, आफ्टरनून, आपका ट्रेड? अच्छा, कविता हमारे साथ नहीं है, स्नेहा है। स्नेहा जी बताइए आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून। यहाँ पे अगर आप देखें तो इंडिविजुअल काउंटर्स में एक्साइड इंडस्ट्रीज काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है। काफी स्ट्रॉन्ग कमबैक है लास्ट वीक में, और उसके बाद थोड़ा सा कंसोलिडेशन दिख रहा है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्ट्रॉन्ग है। मुझे लग रहा है करके कि ये फिर से अपने रिसेंटली जो हाई गया था 550 के आसपास, उसके ऊपर जा सकता है। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 529 का मेंटेन करके यहाँ पे लॉन्ग करें। अपसाइड में जो पोटेंशियल टारगेट रहेगा वो 570 तक के रहेंगे। ओके, एक साइड में अब 570 यानी एक और नई ऑल टाइम हाई ट्रैजेक्टरी से यहाँ बिलीव करती हूँ कि एक साइड में आएगी। अच्छा, सोनी पटना जी के पास चलते हैं अब। सोनी जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका ट्रेड इस वक्त का मैम? जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा पहला ट्रेड यहाँ पे रहेगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज में। यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है अबव 3200, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। सो स्टॉप लॉस फ्यूचर्स में मेंटेन कर सकते हैं 3180 फ्यूचर्स में स्टॉप लॉस, और यहाँ पे पहला टारगेट रहेगा 3300, दूसरा टारगेट रहेगा 3320। ओके, चलिए, तो यहाँ पे टेक्निकल कॉल्स का जो क्रम है वो पूरा हो चुका है। अब एक काम करते हैं, एक फंडामेंटल आउटलुक देते हैं। धर्मेश कांत हमारे साथ इस बीच जुड़ चुके हैं। धर्मेश, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है। आज बाजार में बहुत सारे थीम्स, डिफेंस, कैपिटल गुड्स को देखिए, होटल स्पेस स्ट्रॉन्ग मूव देता हुआ। आपका व्यू मार्केट्स पे इस वक्त, और आप लोग क्या चेस कर रहे हैं? आपका प्रेफर्ड ट्रेड इस वक्त का? या गुड आफ्टरनून वीरेन, बाकी सारे पैनलिस्ट और एंकर्स को भी गुड आफ्टरनून। देखिए, हम लोगों ने जब इलेक्शन ओवर हुआ था उसके 2-3 दिन के बाद 10 स्टॉक आइडियाज़ का एक निकाला था एज अ प्री बजट थीम टू द नेक्स्ट बजट, और वहाँ पर मिक्स रखा था रेलवे, इंफ्रा, डिफेंस, बैंकिंग स्पेस का, और इंश्योरेंस सेक्टर से स्टॉक्स पिक किए थे। कंसिस्टेंसी ऑफ अर्निंग्स और ग्रोथ दोनों को कैटर करते हुए जिस तरीके से सरकार का फॉर्मेशन हुआ, पोर्टफोलियो की डिस्ट्रीब्यूशन हुई है, उसके बाद जो एक्शन देखने को मिल रहा है, काफ़ी एग्रेसिव दिख रही है सरकार। और मुझे लगता है ये जो थीम्स जो चल रहे थे, पावर का, डिफेंस का, रेलवे इंफ्रा का, वो आगे चलता रहेगा। इसके साथ एक नया एडिशन भी किया था, वो था हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का, जो मंडे को आपके साथ मॉर्निंग शो किया था। वहाँ पर हम लोगों ने आधार हाउसिंग फाइनेंस पर बाई करने की सलाह दी थी। तो ये थीम भी मुझे लगता है अभी कायम रहेगा। और अभी राइट नाउ अगर आप पूछेंगे कि कैरी फॉरवर्ड करके चलना है, ट्यूसडे को लॉन्ग वीकेंड है, तो आधार हाउसिंग फाइनेंस पे ही बाई करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि अपने स्पेस में कंपनी तो काफ़ी उम्दा है, और ईओएम के हिसाब से देखिए तो सबसे बड़ा है अपने स्पेस में, बाकी उससे डबल के साइज पर इसका ईओएम 21,000 करोड़ के आसपास। एसेट क्वालिटी काफ़ी इम्पेकेबल है, और ग्रोथ ट्रेजेक्टरी भी इसकी कायम है। 15-17% के आसपास मैनेजमेंट ने ग्रोथ का गाइडेंस दिया है। तो 460 के आसपास का इसका एक फेयर वैल्यू निकल के आता है, तो उसके लिए इसको बाई करके चल सकते हैं। बाकी सारे प्लेस एज इट इज़ है वेरिएंट, कहीं पे कोई चेंज नहीं हुआ थीम में। हाउसिंग एक जोरदार अपॉर्चुनिटी, 6.5% ऊपर आज वैसे ट्रेड दिखा रही है। अच्छा, एक बार फिर वो वीरू ने जो ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए थे डिफेंस साइड पर, वो एक बार फिर लेकर आते हैं स्क्रीन पर, क्योंकि यहाँ पर एक अच्छी तगड़ी मूव देखने को मिली। आप देखिए बीएल जैसा ट्रेड 2.5% ऊपर। आपके जो यूजुअल सस्पेक्ट्स हैं उसमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स हो, आज तो ये अब तक लार्जली धर्मेश पीएसयू कंपनियों की थीम रही, लेकिन आज भारत फोर्ज में उसे रिफ्लेक्ट करता देख रहे हैं। दूसरी निजी कंपनियों में भी कुछ कुछ एक्शन शुरू हो गया है। तो पीएसयू थीम तो लोग समझते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर कहां पर अपॉर्चुनिटी है, कुछ आप लोग ऐसी एनालिसिस कर पाए हैं क्या लेटली?
देखिए हर्षिता, प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी लोकलाइज्ड अपॉर्चुनिटी मिली थी जो अर्निंग्स में दिखी थी। बेसिकली नॉन बैंकिंग स्पेस में जो BFSI स्पेस है, NBFC स्पेस में, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर दिखी थी। कंपनियों की बात कर, सॉरी धर्मेश, मे बी आई वाजंट क्लियर। डिफेंस में PSU कंपनियां तो लोग अपने नींद में बोल सकते हैं, लेकिन निजी कंपनियों में कहाँ अपॉर्चुनिटी है डिफेंस वाली, मैं वो पूछ रही हूँ। क्या कुछ नया ढूंढ पाए हैं आप? नहीं हर्षिता, निजी कंपनियों में जहाँ तक डिफेंस का सवाल है वो थोड़ा डिफिकल्ट हो गया है, बिकॉज जो अर्निंग्स आए थे, चाहे वो केन्स का हो, सिरमा का हो, डेटा पैटर्न्स का हो, वो उतने इंकरेजिंग नहीं थे। कंसिस्टेंसी नहीं आ रही है निजी कंपनियों में अर्निंग्स के हिसाब से, तो थोड़ा उसको अवॉइड करके चल रहे हैं। बाकी अगर थोड़ा विकल्प और देखना चाहे तो तेजस नेटवर्क भी एक थोड़ा बेहतर पिक लग रहा है यहाँ पे, सो वहाँ पे भी बना सकते हैं। बाकी HL तो सबके पोर्टफोलियो में, आई मीन ऐसा कोई ब्रोकरेज हाउस होगा नहीं जिन्होंने HL को टॉप पिक में रखा नहीं है डिफेंस के लिहाज से। ओके, HL आपका प्रेफर्ड कॉल है। इट्स 5237, ये करियर हाई की तरफ बढ़ता हुआ, मतलब इंट्राडे में जो इसने हाई लगाया था ना, वो था करीब, मैं बताऊँ आपको, एक सेकेंड, जो एग्जिट पोल वाला दिन था उस दिन हाई लगा था करीब 54 के आसपास, 5461, ऑलमोस्ट उसकी तरफ बढ़ता हुआ डे हाई पर। और कुछ स्टॉक्स मार्क करते हैं जो कि अच्छा कर रहे हैं। एक बार स्क्रीन पर रखिएगा श्रीराम फाइनेंस। अभी 2 रोज़ पहले हमारी बात हो रही थी कि अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। एक्सपेंड इन द सेंस कि किसी भी स्टॉक की, चाहे वो चलने का क्रम हो, चाहे वो गिरने का क्रम हो, वो एक क्रम में चलता है। लेकिन इसने लास्ट कैंडल में ही ये रिफ्लेक्ट कर दिया था कि मैं अपनी राइजिंग ट्रजेक्टरी से भी बाहर निकलने को तैयार हूँ, और ठीक वही कैंडल है आज। स्नेहा, आपका टेक श्रीराम फाइनेंस पे क्या है? 2734 एक बड़ा कंसोलिडेशन हुआ था, उसके बाद ब्रेकआउट आया था जुलाई 2023 में। अब वो एक और बड़े एग्रेशन में कन्वर्ट हो चुका है। आपका व्यू इस वक्त श्रीराम पे? अगर आप काउंटर देखें तो काफी अच्छा स्ट्रेंथ दिखा है ड्यूरिंग दिस वीक। ओनली हम नियरली 9.5% का अपमूव देख रहे हैं काउंटर में कंटिन्यूसली। अगर आप वीकली चार्ट में भी देखें तो 20 डेमा के ऊपर, डेली चार्ट में भी 20 डेमा के ऊपर ही चल रहा है। चार्ट स्ट्रक्चर तो काफी स्ट्रांग है। इतने शार्प मूव आने के बाद थोड़ा सा कंसोलिडेट हो सकता है, बट ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। एक अच्छा बेस फॉर्मेशन हो रहा है अराउंड 2600 के आसपास, और पोटेंशियल है कि ये एटलीस्ट 2850 900 तक जा सकता है। ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर तो अच्छा है, अगर डिप्स आती है तो वहां पे लॉन्ग करेंगे और करंट लेवल्स पे अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो करंट लेवल्स पर थोड़ा सा दूर रहे श्रीराम फाइनेंस। इनफैक्ट श्रीराम फाइनेंस कल भी हम मेंशन कर रहे थे यहाँ पर क्लियरली, लेकिन वो फॉलो थ्रू इस समय नहीं दिखाई दे रहा है, तो डिप पर ही खरीदारी करने की ज़्यादा प्रेफरेंस रहेगी। अच्छा, जो लाइफ इंश्योरेंस स्पेस है या फिर लार्जली इंश्योरेंस स्पेस है, वो कल से ही सुर्खियों में है। कल हमने देखा था HDFC, LIC या आपके ICICI प्रू, SBI लाइफ जैसे काउंटर्स कैसे भागे। आज वो लाइफ से थोड़ा सा फोकस शिफ्ट होकर जनरल इंश्योरेंस कंपनियों पर आया है, और ICICI लॉम्बार्ड का स्टॉक आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। आज इसमें करीब करीब 5% तक की तेजी देखने को मिली है। दरअसल मई के जो इंश्योरेंस कंपनियों के प्रीमियम के आंकड़े आए हैं, वहीं से ये स्टोरी बिल्ड होती दिखाई दे रही है। तो ग्रोथ के नंबर्स एग्जैक्टली कैसे दिख रहे हैं, क्या फ्यूल कर रहा है ICICI लॉम्बार्ड की स्टोरी को, और इसके बाकी पीयर सेट का परफॉर्मेंस कैसा है? हमारे साथ यश है जो इस सेक्टर को क्लोजली ट्रैक करते हैं। यश, बताइए क्या हो रहा है यहाँ? हर्षिता, कल और आज में जो फ़र्क आया है वो ये है कि हम लाइफ से जनरल पिक की बात कर रहे हैं, और दूसरा रेगुलेटरी रिफॉर्म से बिजनेस रिफॉर्म की बात कर रहे हैं। मई के जनरल इंश्योरेंस के जो प्रीमियम ग्रोथ के नंबर्स है जो हर महीने आते हैं वो रिलीज़ हुए। इंडस्ट्री की बात की जाए तो 15% का जो कंसिस्टेंट ग्रोथ रहा है काफ़ी समय से, वो मेंटेन रहा 15% पे। स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज, जो कंपनीज खाली हेल्थ इंश्योरेंस करती है, उनमें 26% का ग्रोथ आया उनके प्रीमियम कलेक्शन में मई के महीने में ऑन अ ईयर ऑन ईयर बेसिस। सबसे अच्छा परफॉर्मर अगर आप मुझे पूछेंगे कौन सी कंपनी रही, तो मैं कहूँगा ICICI लॉम्बार्ड। मई के महीने में काफ़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस रहा, अप्रैल के महीने में यानी पिछले महीने में भी बहुत स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस था। इंडस्ट्री जैसा मैंने कहा 15% पे ग्रो की है। ICICI लॉम्बार्ड अप्रैल और मई दोनों महीनों में 22% से अपना प्रीमियम ग्रो किया है। इसका मतलब ये होता है कि पहले 2 महीने जो कि फाइनेंशियल ईयर के हैं वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहे हैं ICICI लॉम्बार्ड के लिए। मार्केट शेयर जो देखा जाए, अगर अप्रैल और मई 2024 को अगर मिला के देखा जाए तो उसमें 60 बेसिस पॉइंट्स का इंप्रूवमेंट हुआ है ICICI लॉम्बार्ड में। तो प्रीमियम ग्रोथ भी स्ट्रॉन्ग रहा है और मार्केट शेयर में भी 60 बेसिस पॉइंट्स यानी 0.6% का इंप्रूवमेंट रहा है।
अगली कंपनी की बात करें जो कि फिलहाल में लिस्ट हुई थी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, मई के प्रीमियम में 36% का ग्रोथ रहा है। अप टू मई के प्रीमियम में यानी फाइनेंशियल ईयर में 19% का प्रीमियम में ग्रोथ रहा है। 11% का मार्केट शेयर इंप्रूव हुआ है कंपनी के लिए। न्यू इंडिया एश्योरेंस एक प्रॉब्लमैटिक जोन में है क्योंकि कंपनी का कई समय से प्रीमियम ग्रोथ बहुत स्लो पेस पे चल रहा है। मई के महीने में कॉन्ट्रैक्ट हुआ बाय अबाउट 1% और अप टू मई में वही प्रीमियम सिर्फ 2% से बढ़ा है। बट सबसे बड़ा कंसर्न जो न्यू इंडिया एश्योरेंस के लिए है वो ये है कि अप टू मई का मार्केट शेयर देखा जाए तो उसमें 192 बेसिस पॉइंट्स यानी तकरीबन 2% का मार्केट शेयर कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फाइनली स्टार हेल्थ इंश्योरेंस का मई का प्रीमियम 16% से बढ़ा, अप टू मई का प्रीमियम 19% से बढ़ा। अगर स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर देखा जाए सारे जनरल इंश्योरेंस कंपनीज के बीच में तो उसमें 14 बेसिस पॉइंट्स की बढ़ोतरी देखी गई और सारे स्टैंड अलोन हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज में से स्टार हेल्थ का मार्केट शेयर देखा जाए तो वहाँ पे कंसर्न है कंपनी के लिए क्योंकि मार्केट शेयर 250 बेसिस पॉइंट से कम होता हुआ हमें दिखाई दिया। ओके तो ये इनफैक्ट डेटा पॉइंट्स है, क्लियरली एक आउट परफॉर्मर आईसीआईसीआई लोम्बार्ड उस लिहाज से उभर कर आया है। शुक्रिया यश इस अपडेट के लिए। धर्मेश, ये पूरा पॉकेट दरअसल इस हफ्ते फोकस में था, जैसे यश भी मेंशन कर रहे थे। कल हम बात कर रहे थे रेगुलेटरी रिफॉर्म की, आज ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं बिजनेस कैसे ग्रो होता दिखाई दे रहा है। लेकिन इंश्योरेंस एक ऐसी स्पेस है जहां पर मुझे याद है जब भी एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ लिस्ट हुए थे तब सब लोग एक सुर में कहते थे कि यहाँ पर बड़ा पैसा बनेगा। पैसा बना है लेकिन क्या वो अब बढ़ता दिखाई देगा? क्या इस साल इन स्टॉक्स में कुछ एक्सपोजर होना चाहिए? बिल्कुल हर्षिता, बट खाली मैं डिफर करूंगा स्टॉक पिक्स में, बिकॉज अगर आप एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ या आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को देखें तो ये इन्होंने पिछले जब से लिस्टिंग हुई 8-10 साल में इनका जो कैगर है वो 8-9% से ऊपर का रहा नहीं है प्रॉफिटेबिलिटी का, और कोई खास ट्रैक्शन कर नहीं पाए हैं। जबकि वैल्यूएशन मल्टीपल्स हमेशा से इनको ग्रोथ का मिलता रहा। एक पीई रेशियो के हिसाब से बात करें तो 76, 80, 120 के आसपास का इनको पीई मल्टीपल्स मिलता है। और रिटर्न ऑन इक्विटी अगर आप देखो तो 10-11% से ज्यादा इन तीनों में से किसी का भी नहीं गया। बट इसके सामने ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है वो अराउंड 60% प्लस का रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देती है, और इनका जो पैट ग्रोथ कैगर है वो भी सिमिलर 10-11% का रहा है। 15 की पी मल्टीपल पर मिल रहा है, तो ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वैल्यूएशन पे ये कंपनी आपको अवेलेबल है विद स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, और मार्केट शेयर अभी भी इनका 58% है। न्यू बिजनेस प्रीमियम की बात करें तो लास्ट क्वार्टर में इन्होंने 14% का वहां भी ग्रोथ किया था। सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसे माहौल में जब काफी हीटेड बाजार चल रही है तो थोड़ा मार्जिन ऑफ सेफ्टी दिखना चाहिए। तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन पे हम लोगों ने अपने बजट के थीम में भी इसको इंक्लूड किया था, उसको रोड में रखा था, तो वहां पर आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट की तरह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और जनरल इंश्योरेंस से लेना है तो जीआईसी आरई में मुझे थोड़ा कंफर्ट लगता है, हालांकि री इंश्योरेंस प्ले है बट फंडामेंटली काफी साउंड है और वहां पर भी आपको एक वैल्यूएशन कंफर्ट दिखता है। तो ये दो कंपनी को इंश्योरेंस सेक्टर से हम लोग अपने क्लाइंटों को बाई करने की सलाह दिया है, और वहां पर रिकमेंड करें कि इसको पोर्टफोलियो में एग्रीगेट करते रहे, एक्यूमुलेट करते रहे। इस बीच ये इंश्योरेंस स्पेस से बात हुई, मैं एक स्पेस आपकी स्क्रीन पे और रखूंगा। आज कितनी थीम्स हैं जो कि ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहे हैं, डिफेंस ऑल टाइम हाई क्रिएट कर रहा है। अभी हमारे इंश्योरेंस स्टॉक्स के बारे में बात हुई, लेट्स ब्रिंग सारे के सारे हॉस्पिटल स्टॉक्स। मैक्स हेल्थ केयर 91670 पे एट ऑल टाइम हाई, और यकीन रखिए इस प्राइस पर भी एक बहुत ही एग्रेसिव ब्रेकआउट है जिसे एक टिपिकल फ्लैग ब्रेकआउट बोलते हैं। फिर आप लेके आइए फोर्टिस हेल्थ केयर एट 49360 एट ऑल टाइम हाई, तो मैक्स हो गया और फोर्टिस। अपोलो आई थिंक अभी भी बैक फुट पे, उसको छेड़ूंगा नहीं मैं धर्मेश से एक व्यू लूंगा, लेकिन इसमें से जिन लोगों की भी होल्डिंग है उनके लिए एक टेक्निकल व्यू लेता हूँ पहले। मानस, मैक्स और फोर्टिस दोनों अच्छा ब्रेकआउट देते हुए, सिंस दे आर कैश स्टॉक्स थोड़ा इम्पैक्ट कॉस्ट ज़्यादा होती है, बट स्टिल इन दोनों पे टेक्निकल व्यू क्या बन रहा है, अब किस ट्रैजेक्टरी में जा रहे हैं स्टॉक्स? देखिए दोनों स्टॉक चार्ट पे अच्छे लगते हैं, चाहे वो मैक्स हेल्थ केयर हो या दूसरा स्टॉक प्लीज रिपीट कर दीजिए। फोर्टिस हेल्थ केयर, और इवन अगर आप ग्लोबल हेल्थ को देखें 1352 पे डे हाई पर। जी, तो देखिए मैक्स हेल्थ केयर में एक काफी बड़े कंसोलिडेशन के बाद एक ट्रायंगुलर पैटर्न का ब्रेकआउट देखने को मिला है। अगर हमें इस ब्रेकआउट के टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1075 के आसपास के आते हैं।
आई थिंक पोजिशन ट्रेड लेना चाहिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए, 860 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 175 रुपए की टारगेट सेट करिए। और उसी तरह के पैटर्न्स फोर्टिस में है, लेकिन यहाँ पर पैटर्न डिफरेंट है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है जिसके टारगेट 535 540 की रेंज में आते हैं। तो शॉर्ट टर्म का अगर ट्रेड लेना है तो फोर्टिस लीजिए, करंट लेवल्स पे खरीदारी करिए और 479 के स्टॉप लॉस से 535 रुपए की टारगेट सेट करिए। ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली फोर्टिस हेल्थ केयर जैसे हॉस्पिटल स्टॉक्स रेडार पर आ रहे हैं। एक ट्रेड कंसिडरिंग मैंने आपको बताया था ट्रेंडिंग काउंटर्स में कि आज वो कंजम्पशन वाली थीम या फिर डिफेंसिव वाली थीम चल नहीं रही है, लेकिन कंजम्पशन बास्केट में ट्रेंड में थोड़ा सा इंटरेस्ट लौटता हुआ दिखाई दिया है। 3-3.25% तक की तेजी है। ओआई एडिशन थोड़ा सा डिसेंट है, ज्यादा कुछ एक्सूबरेंस नहीं है। 52.37 का डे हाई छुआ, 5200 के आसपास ही ये स्टॉक कर रहा है कारोबार। कविता जी बताइए, ये क्या नए लेवल्स यहाँ से फिर बनाता दिखाई देगा? अच्छा, आई बेग योर पार्डन, कविता जी है नहीं, सोनी स्नेहा आप बताइए, क्या एक अपॉर्चुनिटी रहेगी ट्रेंड जैसे काउंटर्स में? हर्षित, अगर आप काउंटर की चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो काफी स्ट्रांग है, स्लो एंड स्टेडीली, बट इसका जो ट्रेंड है वो पॉजिटिव ही है। मुझे लग रहा है करके कि अगर किसी के लॉन्ग्स है तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। पॉसिबिलिटी है करके कि 5300 से लेके 400 ये लेवल्स भी दिखा सकता है। ओवरऑल पैटर्न काफी अच्छा है, चार्ट का स्ट्रक्चर काफी अच्छा है। ऑन दी लोअर साइड मेरा मानना है कि 4890 4900 के आसपास एक सपोर्ट है, तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर इज डिसेंट। ये फिलहाल आपके लिए ट्रेंड पर एक मौका 3-3.5% की बढ़त दिखाता हुआ। वैसे फाइनेंशियल काउंटर्स धीरे धीरे करके अपनी चाल को मजबूत करेंगे। HDFC बैंक में आपकी स्क्रीन पर रखना चाहती हूँ, 1593 के लेवल्स यहाँ पर आ गए हैं। आप L&T फाइनेंस देखिए, कल की बड़ी ब्लॉक जहाँ पर बेन एग्जिट किया है लेकिन बड़े दूसरे निवेशक आए हैं, वहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी जरूर देखने को मिली। तो ये एक थीम है जहाँ पर लगातार तेजी की पोजीशंस बन रही हैं। अच्छा, इस बीच हमने आपको बताया था कि इनाम होल्डिंग्स के डायरेक्टर मनीष चोखानी से हमारी एक्सक्लूसिव बातचीत हुई। उन्होंने दरअसल 2 थीम आइडेंटिफाई किए हैं, एक है कमोडिटी और दूसरा बैंक्स। उनको लगता है कि यहाँ पर एक अच्छा खासा पैसा बनता दिखाई देगा। उन्होंने इनफैक्ट अनुज से एक्सक्लूसिव बातचीत में ये भी कहा कि कुछ स्टॉक्स बहुत ज़्यादा महंगे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं, उनसे अभी दूरी बनाए रखना ही अच्छा है। आज जैसे कंज्यूमर स्टॉक्स हैं इंडिया में, द डोमिनेंट थीम इज इंडिया कंज्यूमर इन द नेक्स्ट 5 years विल डबल। कि जो आज टाटा के चेयरमैन ने भी कहा कि जो मिडिल क्लास है वो डबल हो जाएगी बाय 2030। बट स्टॉक मार्केट डजंट वेट फॉर प्रॉफिट टू कम, इट डिस्काउंट्स इट इन एडवांस। सो जो भी अपने होम कंजम्पशन के कंपनीज हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, रिटेल के शेयर्स हैं, FMCG के शेयर हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स के शेयर हैं, it is a dominant theme and the momentum of earning is there, but the multiples are fantastic. माने 10 मिलियन प्रॉफिट कमाते हो और 10,000 करोड़ की वैल्यूएशन होती है। मेरा अगला सवाल इसी पर था कि क्या इंडिया में अब वैल्यू इन्वेस्टिंग डेड हो चुकी है, पूरा मोमेंटम इन्वेस्टिंग कभी नहीं होता है। अब इस दौर में मोमेंटम है, तो मार्केट का साइकिल में हरदम ऐसे ही होता है कि शुरू में रिप्लेसमेंट वैल्यू, बुक वैल्यू, ये सब पे ध्यान देते हैं, एकदम डीप वैल्यू। फिर वो आता है कि ग्रोथ एंड रीजनेबल प्राइस। फिर आते हम लोग स्टार्ट थिंकिंग कि अब इसमें आगे में क्या हो सकता है, लेट्स थिंक ऑप्शन वैल्यू, और लास्ट फेज में मोमेंटम होता है। तो अलग अलग सेक्टर में ये चल रहा है। जैसे अनदर फेवरेट सेक्टर इज सेमीकंडक्टर, EMS, एंड फॉर श्योर 40-50% ग्रोथ इनमें अगले 3-4 साल में। आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम, बट मल्टीपल भी 70-80 के मल्टीपल हैं। तो 3 साल में अगर 50% भी ग्रो हुए, फिर भी दे विल एंड अप एट 30 मल्टीपल 3 years फ्रॉम नाउ। एंड हमने ये IT में भी देखा ना कि एक बार इन्फोसिस के भी 100 के मल्टीपल होते थे, आज 20 के मल्टीपल पे किसको नहीं लेना है। कंपनी तो वही है, बहुत बढ़िया कंपनी है, वेल रन कंपनी है। सो इवेंचुअली मल्टीपल्स कन्वर्ज टू रिटर्न ऑन इक्विटी, कि आप अपने नेटवर्थ पे आप क्या कमा सकते हो। और नेटवर्थ पे जो कमाई है अल्टीमेटली कन्वर्जेंस इज 15-20% ओनली। तो 20 के मल्टीपल के ऊपर आप जो भी ले रहे हो, यू शुड बी क्लियर कि मैं ये 3 साल, 5 साल, 8 साल आगे देख के ले रहा हूँ, और इस 8 साल में कुछ भी हेरफेर नहीं होनी चाहिए, मेरे कन्विक्शन में भी और कंपनी के भी अर्निंग ट्रेजेक्ट्री में। सो इट सूट्स। ऐसे कुछ नहीं है कि आप ऊंचे मल्टीपल का शेयर लेके नहीं कमा सकते हो। एक्चुअली द बेस्ट कंपनीज विथ हाई मल्टीपल्स, इफ दे कंटिन्यू एट दैट रेट, मैक्सिमम मनी वहाँ बनता है। जैसे टाइटन का बहुत फेमस एग्जाम्पल है, राकेश जी ने बहुत कमाया टाइटन में। इट वॉज नॉट अ चीप स्टॉक एट एनी टाइम,
and as it continue delivering, you continue to make wealth over there. Commodities and banks, which actually constitute very large part of Sensex earnings, which will give you a lift to Sensex earnings, and are not very loved today. So they could be interesting because जैसे मैं देख रहा हूँ आपके शक्ल पे भी, जब मैं इनकी बात कर रहा हूँ आप थोड़े बोर लग रहे हैं कि क्या बोर नहीं लग रहा हूँ बिल्कुल भी। मैं सिर्फ ये सोच रहा हूँ वो कि सेक्टर में मजा आता है। कमोडिटी में क्या वाकई में एक सुपर साइकिल है इस समय, जो मतलब हम बात कर रहे हैं, एक डिबेट चल रहा है कि ये जो कमोडिटी में हो रहा है इस समय वो क्या हो रहा है, मतलब क्या वाकई में एंड इट इज काउंटर इंट्यूटिव बिकॉज यू थिंक चाइना मरा हुआ है, चाइना में एक्सेस कैपेसिटी, तो कैसे होगा। ऑयल प्राइस भी एकदम 82 83 में जाके एक बार बस गए हैं, बट ये जो मनी प्रिंटिंग है दिस इज कॉजिंग इन्फ्लेशन इन एवरीथिंग। सो आपका कॉस्ट ऑफ एक्सट्रैक्शन, कॉस्ट ऑफ माइनिंग, लेबर कॉस्ट, एवरीथिंग इज गोइंग अप। सो ये बिकॉज कोई करेंसी एडजस्ट नहीं करना चाह रहा है डॉलर के सामने, और हम अपने इसमें की करेंसी रिजर्व बढ़ाते जाओ, ये ब्लास्ट आता है दूसरे साइड से इन्फ्लेशन में। सो इन्फ्लेशन इज व्हाट, इट्स अ बुल मार्केट इन कमोडिटी प्राइस। हाँ, मनीष शोखानी के साथ वो डिटेल बातचीत ऑफ कोर्स पूरे वीकेंड देखेंगे CNBC आवाज़ पर, आप YouTube पर भी देख पाएंगे, लेकिन एक और हिस्सा इस कॉन्वर्सेशन का आगे भी कार्यक्रम में सुनाएंगे। अच्छा, इस बीच कविता जी हमारे साथ जुड़ गई हैं। कविता जी, हाल ठीक है? कुछ हिचकी विचकी तो नहीं आई? क्योंकि 3-4 बार मैंने आपका नाम ले लिया, आपको एक स्टॉक भी रेकमेंड करने को कहा, सब सही है? एब्सोल्युटली फाइन। आपको सुन के मैंने सोचा कि 5 मिनट जल्दी जुड़ ही जाते हैं। थैंक यू सो मच। बताइए क्या ट्रेड लेकर आई हैं आप हमारे लिए? डिफेंस में बहुत अच्छे मूव बने हुए हैं, ऑल द स्टॉक्स आर ऑन फायर। तो मैं कैश से दे रही हूँ जहां फर्दर स्कोप दिखता है, दैट इज BDL। भारत डायनामिक्स अभी 1590 के लेवल पर है, मुझे लगता है 1630 1650 के लेवल की तरफ भारत डायनामिक्स का काउंटर बढ़ता हुआ दिख सकता है। अच्छा फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट है, 1540 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, भारत डायनामिक्स 1595 पे ये आपकी बाय कॉल है। सारे डिफेंस स्टॉक्स में मोमेंटम काफ़ी अच्छा खासा है। अब मैं कुछ देर के लिए आई थिंक डिफेंस, कुछ देर के लिए आई मीन कैपिटल गुड्स, इनमें से हट के अब बैंक्स पे लौटता हूँ। डॉक्टर साहब, एक बार ज़रा आप प्लीज़ निफ्टी बैंक रखिएगा और रखिएगा निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स। कुछ PSU बैंक्स जो हैं वो डे हाई की ट्रैजेक्टरी में आने की कोशिश करते हैं। एक बार ज़रा बैंक निफ्टी के कंट्रीब्यूटर्स लेके आइएगा, और चार्टिकली एक बार मैं देखूंगा। अच्छा, HDFC बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एट 287। प्रैक्टिकली अगर मैं चार्ट्स पे से वो एग्जिट पोल और काउंटिंग डे निकाल दूं डे हाई पर, फेडरल बैंक अगेन क्लोजर टू ए ब्रेकआउट, HDFC बैंक में 1594 पे, ये एक बहुत अच्छे ब्रेकआउट के कगार पे है। और उसके बाद अगर मैं कोटक बैकफुट पे है, नो, पंजाब नेशनल बैंक चल रहा है लेकिन एक बहुत स्ट्रॉन्ग सप्लाई ट्रैजेक्टरी के बाद जा रहा है, और SBI भी। मेरे ख्याल से बैंक ऑफ बड़ौदा में बात करते हैं और एक HDFC बैंक पे। डायरेक्टर साहब एक काम कीजिए, HDFC बैंक की जरा 1600 की कॉल रखिएगा स्क्रीन पे। देखिए, इस मंथली मतलब इस सीरीज़ का जब कमेंसमेंट हुआ था तो HDFC बैंक, एक सेकंड लिखा चार्ट रखिएगा, HDFC बैंक ट्रेड कर रहा था, बताता हूँ मैं यहाँ पे, करीब ये देखिए, यहाँ पे 75 लाख का आउटस्टैंडिंग हो गया OI, और HDFC बैंक अब डे हाई पर है। यस, दिन के सर्वोच्च स्तरों पे, और इसकी एट द मनी कॉल, स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल में थोड़ी सी बाइंग है। और जब इस सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था अप्रॉक्सीमेटली ये उस टाइम था 1488 पे, 100 रुपये का मूव आ गया, और अब यहाँ पे एट द मनी कॉल में बाइंग। स्नेहा, HDFC बैंक पे आपका टेक क्लियरली 1600 के कॉल्स में जो कंसंट्रेशन है वो बढ़ रहा है, स्टॉक अबव ऑल मूविंग एवरेजेस, और इस प्राइस पे भी क्लोज आता है तो वो एक बहुत अच्छा वीकली क्लोज होगा। आपका सेंस HDFC बैंक पे क्या बन रहा है? HDFC के ऑप्शंस की एक्टिविटी देखें तो काफी अच्छी राइटिंग। एक और चीज हो रही है कि 15,800 के पुट्स में काफी अच्छी राइटिंग आ रही है, विच इज अ पॉजिटिव थिंग। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 15,800 1600 की जो पुट्स है, ये दोनों ही स्ट्राइक्स में काफी अच्छी राइटिंग हो रही है। अपसाइड में एक और चीज नोटिस करेंगे तो 1670 के कॉल में और उसके ऊपर के भी कॉल्स में थोड़ी सी अनवाइंडिंग आ रही है, हालांकि वो दूर के कॉल्स है, बट ओवरऑल मुझे लग रहा है करके कि पॉसिबिलिटी है करके कि ये जो रिसेंटली जो कंसोलिडेशन दिखा था इस काउंटर में, और अपसाइड में हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल रही थी, अगर ये क्रॉस करता है एटलीस्ट 1600
तो पॉसिबिलिटी करके कि मूव एक्सटेंड हो सकता है एटलीस्ट टुवर्ड्स 1650 1660 जोन के आसपास तक। अगर किसी को फ्रेश ट्रेड लेना है तो आई वुड से करके कि एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप अराउंड 1554 के आसपास लगा के इसमें लॉन्ग कर सकते हैं, जिस तरह के ऑप्शंस की एक्टिविटी। चलिए, तो HDFC बैंक में एक अच्छा मौका, इनफैक्ट ये स्टॉक अपनी चाल को और भी मजबूत करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन थोड़ा सा फोकस शिफ्ट करते हैं, बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक की जिसपे इस हफ्ते काफ़ी ज़्यादा रुझान तेज़ी का बना है। GMR एयरपोर्ट। जेफरीज ने इंडिया लॉन्ग ओनली पोर्टफोलियो में स्टॉक का वेटेज बढ़ाया है। कितना वेट बढ़ा है, क्यों कन्विक्शन बढ़ने लगा है GMR एयरपोर्ट पर? यतिन है हमारे साथ। यतिन, स्टॉक तो वैसे है 2% ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल, और काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिला है इस स्टॉक में। GMR इंफ्रा की बात करें तो जो जेफरीज के मास्टर स्ट्रेटेजिस्ट है क्रिस वुड, इन्होंने अपने ग्रीन एंड फेयर रिपोर्ट में और उनके जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें GMR इंफ्रा का जिक्र किया। इनफैक्ट GMR इंफ्रा अब जेफरीज के मॉडल पोर्टफोलियो का हिस्सा है, जहां 4% वेटेज के साथ इनको जगह दी गई है। ऑब्वियसली क्योंकि GMR इंफ्रा को वेट 4% का दिया गया है, 1% जो वेट कम किया गया है वो ICICI बैंक और HDFC बैंक का, और एक्सिस बैंक का वेटेज 2% कम किया गया है। इसके अलावा एशिया एक्स जापान का जो पोर्टफोलियो है, यहाँ भी GMR इंफ्रा को स्थान दिया गया है और उसके सामने HDFC बैंक के वेटेज को एडजस्ट किया गया है। देखिए, GMR इंफ्रा की अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली जो थर्ड कंट्रोल पीरियड है, यहाँ हमने देखा है कि एक टैरिफ हाइक की शुरुआत हुई है और जो पैसेंजर फ़ी है वहाँ भी बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली एयरपोर्ट में भी आपको एक फ़ी इंक्रीज़ का प्रावधान है जो बहुत जल्द आने वाला है। हैदराबाद एयरपोर्ट में भी ट्रैक्शन काफ़ी अच्छा है। और नया जो ये राज्य है आंध्र प्रदेश, वहाँ के अमरावती एयरपोर्ट के बारे में भी बिडिंग की बातचीत शुरू है, जहाँ ऑब्वियसली GMR जैसी कंपनियाँ बोली लगाएंगी। NCLT में भी GMR एयरपोर्ट्स और GMR इंफ्रा के मर्जर की मंजूरी दी गई है। स्लो प्रोग्रेस है, लेकिन हाँ, ये मंजूरी होने के बाद आपको फिर से एक बार अर्निंग्स में ट्रैक्शन आता हुआ दिखाई पड़ेगा। Q4 FY25 तक नई दिल्ली का नया टैरिफ हाइक लागू होने की संभावना है और Q4 के दौरान नेट जो डेट है, यहाँ थोड़ा बहुत बढ़ोतरी हमने देखा है Q4 में, लेकिन आने वाले शायद 2-3 फाइनेंशियल ईयर्स में डेट की ज़ीरो होने की भी बातें जेफरीज ने अपनी रिसेंट इनिशिएटिंग कवरेज में रिपोर्ट में लिखी है। तो हाँ, बहुत सारे कारणों के लिए GMR एयरपोर्ट्स और इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में है। GMR एयरपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर फोकस में, इनफैक्ट लंबी वीकेंड, सो आई एम श्योर इन एयरपोर्ट्स की तरफ से वो फुटफॉल भी बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो एक इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी फिलहाल बनती हुई दिखाई दे रही है। क्या आप भी बुलिश है धर्मेश GMR एयरपोर्ट पर? अर्चिता, काफ़ी समय से इसको ट्रैक नहीं किया है, तो कमेंट करना डिफिकल्ट रहेगा, बट स्पेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, GMR एयरपोर्ट्स टेक्निकली तो बहुत साउंड है। और मैं बात जैसे कि अपने शुरुआती कमेंट्स में कर रहा था, जो स्टॉक्स पे मैंने टिप्पणी करी थी, GMR एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट मार्च 2008 के हाइस को रिकरेक्ट करता हुआ। आपका व्यू प्रकाश सर, GMR एयरपोर्ट्स, अब देखिए ये इंटरडे की बात नहीं है, अभी आपने यतिन को सुना भी। अगर डिलीवरी पे काम किया जाए, इस बार GMR एयरपोर्ट्स अपने प्रीवियस हाइस को, जो कि मेरे ख्याल से 2007 के हैं सर, उसको ओवरटेक कर जाए, इस बात की पॉसिबिलिटी क्या है? मतलब वो परसिस्ट करते हैं 116 पे डिलीवरी का काम, कोई इंटरडे कॉल्स नहीं सर। हाँ, इंटरडे करना भी नहीं चाहिए स्टॉक में। ये स्टॉक डिलीवरी के लायक है और बहुत बढ़िया डिलीवरी के लायक है। ट्रेड करा है GMR इंफ्रा करीब 93 के आसपास, ये 100 तो पार कर ही लेगा। उसके बाद जो नेक्स्ट टेक्निकल रेजिस्टेंस है करीब 120 का है, तो अगर ध्यान 120 का है तो फिर डिलीवरी में ले लेना चाहिए। स्टॉप करीब 90 के नीचे होगा तो भी चलेगा, 3-4 रुपए का स्टॉप है, इट्स ओके, लेकिन जब रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देखें तो एक बेहतर बनता है। तो आई थिंक डिलीवरी में GMR एयरपोर्ट ले लेना चाहिए और होल्ड करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म वाला ये ट्रेड अनडाउटेडली है, एक अच्छा खासा रुझान यहाँ पर बना है। अच्छा, कुछ ये ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, वीरू आई एम नॉट श्योर आपने इस पर नजर डाली कि नहीं। भारत फोर्ज तो देखिए डिफेंस प्ले है और आपका ऑटो एंसिलरी स्पेस भी है। संवर्धन मदरसन लेकर आइएगा स्क्रीन पर, वहां पर एक अच्छा खासा इंटरेस्ट बनता दिखाई दिया है, पिकअप देखने को मिला है वॉल्यूम में, और बड़े दिनों बाद दरअसल स्टॉक आपको ओपन इंटरेस्ट के साथ साथ प्राइस एक्शन भी दिखा रहा है, 3-3.25% ऊपर। अब मेरी नजर जा रही है क्राफ्ट्समैन ऑटो जैसे काउंटर्स पर, टिमकेन जैसे काउंटर्स पर, लूमैक्स ऑटो टेक जैसे काउंटर्स पर। तो यहाँ पर कुछ एक नई डेफिनेशन उभरती दिख रही है एज एन इन्वेस्टमेंट आइडिया। सोनी, कुछ आपको पसंद है संवर्धन पर, अगर आपकी नजर गई हो, कंसिडरिंग वो वायदे का ट्रेड है, क्या एक अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए इधर?
डेफिनेटली यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग है और अप ट्रेंड पे ही कंटिन्यू कर रहा है मोमेंटम। यहाँ पे ऑलरेडी मैं देख सकती हूँ कि आज 170 के ऊपर एक फ्रेश ब्रेकआउट भी है। सो 170 एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। ऑलरेडी अगर कोई लेके रखें तो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं 170 पे। हायर साइड पे 180, 182 ये लेवल्स टेस्ट हो सकते हैं, वहीं से थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड है, बट अपसाइड ऑलमोस्ट अभी 5 से 6 रुपए और भी पेंडिंग है। सो आई थिंक कंटिन्यू कर सकते हैं 170 स्टॉप लॉस के साथ। 70 का स्टॉप लॉस यहाँ पर आप लगाएं और संवर्धन मदरसन में एक अपॉर्चुनिटी। ये बताइए धर्मेश, ये ऑटो एंसिलरी में कुछ नई अपॉर्चुनिटी उभर कर आ रही है क्या, या फिर ये जो मॉनसून और उसकी डिमांड उसी का एक प्ले देखने को मिल रहा है? नहीं, देखिए स्पेस तो पहले से इंटरेस्टिंग था, उसमें एक्शन भी काफ़ी देखने को मिला था। अगर आप राइट स्टॉक्स में, और जैसे जेबीएम ऑटो हो गया, उनो मिंडा हो गया, मिंडा कॉर्प है, ये सब कंपनियां, क्राफ्टसन ऑटोमेशन जिसका आपने नाम लिया, काफ़ी निश कंपनी है, तो यहाँ एक्शन तो चल रहा था। मुझे लगता है कि वापस से कायम रहेगा। जो स्पेस में सबसे स्ट्रॉन्ग और काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है वो एक जेबीएम ऑटो है। वैल्यूएशन के हिसाब से थोड़ा महंगा जरूर दिखेगा, बट इसका कारण ये है कि इसके दोनों सेगमेंट काफ़ी फायर अप कर रहे हैं। एक तो जो ऑटो कंपोनेंट बना रही है ईवी व्हीकल्स के लिए, उसमें तो इसको ट्रैक्शन मिल ही रहा है, साथ में इसके इलेक्ट्रिक बसेस की भी बिक्री काफ़ी अच्छी हो रही है, इनका ऑर्डर बुक भी काफ़ी बढ़ता जा रहा है, तो इनको दोनों प्ले मिल जा रहा है ईवी का। एक तो हाई मार्जिन ऑटो कंपोनेंट का मिल रहा है और प्लस फुल्ली ओईएम मैन्युफैक्चर इलेक्ट्रिक बसेस का भी इनको एडवांटेज मिल रहा है। तो वहाँ पे हम लोगों ने पहले भी बाई करने की सलाह दी थी और उसमें बने रहने के लिए थोड़ा एक्सपेंसिव जरूर दिखेगा। और क्राफ्टसन ऑटोमेशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहा है, कंपनी काफ़ी कंसिस्टेंटली ग्रो करते आई है और मशीनिंग में इसका काफ़ी अच्छा काम है। तो मशीनिंग, हाई रिफाइंड एंड एल्यूमिनियम डाई कास्टिंग का जो काम है, ये दोनों डिवीजन के काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, तो वहाँ भी अच्छा ट्रैक्शन मिलना चाहिए। भारत फोर्स थोड़ा सा डिफेंस पे जरूर है, बट क्लास 8 ट्रक्स के ऑर्डर के ऊपर नीचे होने से थोड़ी सी स्टॉक में वोलेटिलिटी रहती है, बट ओवरऑल आई मीन काफ़ी इंटरेस्टिंग स्पेस लग रहा है ये पूरा का पूरा। भारत फौज आपकी स्क्रीन पे। अच्छा, भारत फौज कॉल भी थी मानस जी की आज, और इसका कॉल ऑप्शन 4160 पे भी दिया गया था। चलिए अभी काम करते हैं। मार्केट से डे हाई 23462, और हमने जो कल जिस पॉइंट पे हम ओपन हुए थे वो हमने इंट्राडे हाई क्रिएट किया था, लेकिन वो ट्रेडेबल जोन नहीं था। इट वाज आई थिंक 487, अब हम उसके बहुत नज़दीक हैं। ट्रेडेबल जोन में हम सबसे उच्चतम स्वरूप पे हैं इस वक्त। अभी काम करते हैं, चार का चौका का क्रम समझाते हैं आपको। सस्ता ऑप्शन आज सोनी जी देंगे और एफएनओ सुपरस्टार राजेश सतपुते जी पिक करेंगे, और साथ ही साथ चार का चमत्कार आज मानस जी के सौजन्य से आएगा, और मिड कैप फंडा धर्मेश कांत जी बताएंगे। शुरुआत करते हैं सोनी जी से। बताइए मैम, क्या पिक कर रही हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? जी वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन रेकमेंड करना चाहूंगी CUB 152 कॉल ऑप्शन। करंट लेवल 3.13, इसी लेवल पे आप बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 1.8, टारगेट है 5, दूसरा टारगेट रहेगा 6.5। सो यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला है 150 के ऊपर, क्लोजिंग भी करीबन उसके ऊपर ही आ रहा है, और चार्ट्स पे भी एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट यहाँ पे नजर आएगा रेंज पे, जो कि एक पॉजिटिव आउटलुक टुवर्ड्स 155, 156 के लिए नजर आ सकता है। ओके, तो यहाँ पे सिटी यूनियन बैंक की कॉल ऑप्शन 150 ये आपको पिक करनी है। अच्छा, इसके बाद ट्रेड के लिए चलते हैं राजेश सतपुते जी के पास। राजेश जी, क्या पिक कर रहे हैं आप आज एफएनओ सुपरस्टार? वीरेंद्र जी, देखिए एफएनओ सुपरस्टार में मेरा पिक रहेगा टाइटन। टाइटन मैंने सुबह भी लिया था, लेकिन बाजार के साथ ये कंसोलिडेट होता चला गया। लेकिन अभी जिस तरह से मूव शुरू हुआ है, पर्टिकुलरली अगर 3500 का लेवल देखें तो मुझे लगता है 3500 एक चैलेंज था इसके लिए। तो 3500 के ऊपर टाइटन का मूव शुरू हुआ है, तो जो टारगेट हमने सुबह भी रखे थे 3540, 3560, तो ये टारगेट अभी भी इंटैक्ट होगा। इनफैक्ट स्टॉप लॉस जो होगा वो थोड़ा नया होगा, नया स्टॉप लॉस होगा 3475 का। तो इट्स अ बाय इन टाइटन, मुझे लगता है मूव शुरू हुआ है। ओके, तो टाइटन एक बाय साइड का ट्रेड है, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर तेजी की बन रही है। मानस बताइए चार्ट का चमत्कार। तो देखिए हर्षदा जी, मेरे ख्याल से कमेंस एक ऐसा स्टॉक है जो बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए, और ये अगर 3900 के ऊपर निकलेगा तो वहां पर भी आपको 200-250 रुपए का आपको देखने को मिल जाएगा। एक पोजीशन ट्रेड लेना बेहतर रहेगा। करंट लेवल्स पे आप कमेंस में खरीदारी करिए। 3794 का आपको स्टॉप लॉस लगा के एक लॉन्ग साइड पे पोजीशन लेनी है, जहां आपके टारगेट 3975 के होंगे।
3975 के लिए कमेंस रेडार पर आता हुआ। धर्मेश जी, मिड कैप फंडा। बिल्कुल हर्षिता, देखिए DCX सिस्टम पर बाई करने की सलाह रहेगी। ये पहले भी आपके चैनल पर रिकमेंड किया था, हम लोगों ने इस पे 284 पर रिपोर्ट निकाली थी। ये बेसिकली एक EMS प्ले है जो डिफेंस सेक्टर को कैटर करती है, और इंडियन डिफेंस ये बाहर की इसराइल की कंपनी इल्टा है, वहाँ पे 90% ज़्यादा रेवेन्यू वहाँ से आता है, जो कि डिफेंस की कंपनी है, एरोस्पेस और इसराइली डिफेंस की ये कंपनी है। और जिस तरीके से DCX सिस्टम जिस तरीके से आज राजनाथ जी का भी आया कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड पे ज़्यादा फोकस रहेगा 50,000 करोड़ का, तो वहाँ पर इसके लिए काफ़ी इसके साथ सकारात्मक रूप से ये बैठता है, बिकॉज इनके एक्सपोर्ट्स के बिजनेस है। जी के साथ इनका टाई अप हुआ US में, छोटा से ऑर्डर किया, एग्जीक्यूट किया प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट के लिए, बाद में उससे बड़ी ऑर्डर मिलने की संभावना। रफाल जो फ्रांस की कंपनी, उसके साथ भी इस कंपनी की टाई अप हुई है, और इंडिया में BEL के साथ इनके टाई अप हुए हैं। तो अभी ये एक छोटे कारोबार में है, बट जिस तरीके से इसकी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री आगे बढ़ी है, मुझे लगता है कि 2,000-2,100 करोड़ का इसका 2 साल में टॉप लाइन हो जाएगा। प्रॉफिटेबिलिटी अराउंड 850 से 900 करोड़ के आसपास इसकी प्रॉफिटेबिलिटी आ जानी चाहिए। तो एक काफ़ी अच्छी लंबी ग्रोथ की स्टोरी इसमें बिल्डअप हो रही है। और एक खाली यही थोड़ा शक था कि शायद अगर सरकार का डिफेंस की तरफ अगर थोड़ा नरम रवैया हुआ तो वहाँ पर थोड़ी सी ग्रोथ ट्रेजेक्ट्री में प्रॉब्लम आ सकती है, बट वो लग नहीं रहा है। जिस तरीके से सारे रोल आउट हो रहे हैं तो वो बढ़ता जाएगा, तो इस पर बाई करके चले। इनिशियल टारगेट अराउंड 379 का है अभी, बट सेकेंड क्वार्टर के अर्निंग्स के बाद फिर यहाँ पे हम लोग दोबारा इसको टारगेट को रिवाइज करने के लिए रुक लेंगे। एक री रेटिंग कैंडिडेट जरूर है ये री रेटिंग कैंडिडेट है DCX सिस्टम्स, 12% ऊपर। वैसे हम निजी डिफेंस कंपनियों की बात कर रहे थे, लेकिन ये छुपाया हुआ था ताकि मिड कैप फंडा में दे सके। एक इंटरेस्टिंग ट्रेड दिया है। चलिए सारे ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप पकड़े गए धर्मेश जी। सिटी यूनियन बैंक, सोनी पटनायक ने ये ट्रेड दिया। 152 का कॉल लेकर जाना है, 3 रुपये 70 पर है 5, और आगे 6.5 रुपये का टारगेट इनका है। और राजेश सातपुते को टाइटन पसंद है, 3540 और 3560 के टारगेट के लिए मौका, 3475 के आसपास तक का स्टॉप लॉस। कमिंस मानस के रेडार पर आया, 3975 एक टारगेट है और 3794 का आप स्टॉप लॉस लगाए। और धर्मेश जी का हुक्म का एक काज का DCX सिस्टम्स 358 के लिए एक अपॉर्चुनिटी, अच्छे खासे रिटर्न्स यहाँ पर बनते दिखाई देंगे। ये है आपके लिए 4 का चौका। चलिए अब बात करते हैं मार्केट की, और मार्केट में बढ़ते रिटेल के पार्टिसिपेशन की। NSE के MD और CEO आशीष चौहान ने भरोसा जताया है कि बाजार में घरेलू निवेशकों का इनफ्लो आगे जारी रहेगा। अच्छे रिटर्न की वजह से रिटेल निवेशकों का इक्विटी में निवेश लगातार बढ़ रहा है। करीब 10 करोड़ लोग आज मार्केट में निवेश कर रहे हैं। आज करीब 10 करोड़ डायरेक्ट निवेशक स्टॉक मार्केट के जरिए अपना जो सेविंग्स है स्टॉक मार्केट में वो जमा करवाते हैं। ऊपर से जो EPFO है, NPS है, उसके माध्यम से भी स्टॉक मार्केट में रिटेल निवेशकों का पैसा आता है। म्यूचुअल फंड के द्वारा भी निवेशकों का पैसा स्टॉक मार्केट के अंदर आता है। 10 करोड़ निवेशक डायरेक्टली, जिसका यूनिक पैन नंबर है, वो 7.5 करोड़ से अधिक घर है, जिसको हाउस होल्ड्स कहते हैं इकोनॉमिक्स में, और 20% से अधिक भारत के घर आज स्टॉक मार्केट में डायरेक्ट निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि एक तरह से देश समृद्ध बन रहा है, और जैसे जैसे समृद्ध बनेगा वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा लोग भारत में निवेश करना चाहेंगे, भारत की कंपनियों में। ओके, तो जैसे जैसे इंटरेस्ट बढ़ रहा है, ऑफ कोर्स यहाँ पर रिटर्न्स जैसे जैसे बढ़ रहे हैं, इंटरेस्ट भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। वैसे आशीष चौहान जो ये कह रहे हैं कि क्यों लगातार बढ़ता दिखाई देगा ये इंटरेस्ट, उसकी वजह क्या है? कैसे रिटेल निवेशकों का दबदबा बाजार में बढ़ता दिखाई दिया है? ये पूरी कहानी सुमित हमारे लिए कुछ दिनों से ट्रैक करते आए हैं, तो उनको जोड़ लेते हैं और समझते हैं ये ताज़ा आंकड़े अब किस तरफ इंडिकेशन दे रहे हैं। तो रिटेल निवेशक अब बाजार के नए किंग बनते हुए दिखाई पड़े हैं, और पिछले कुछ आंकड़े ये समझा रहे हैं कि रिटेल निवेशकों का पार्टिसिपेशन भारतीय बाजारों में बढ़ता जा रहा है, और बहुत हद तक बाजार की गिरावट को भी उन्होंने संभाल कर रखा हुआ है। और ये लगातार हिस्सेदारी भी बाजारों के अंदर बढ़ते हुए दिखाई पड़ रही है। घरेलू म्यूचुअल फंड से ज्यादा अब रिटेल निवेशकों की हिस्सेदारी भारतीय बाजारों के अंदर होते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ आंकड़े आपके सामने आएंगे। रिटेल निवेशकों की भारतीय बाजारों में अब करीब 9.5% के आसपास की हिस्सेदारी है, जबकि घरेलू म्यूचुअल फंड जो है उनकी हिस्सेदारी करीब 8.9% के आसपास है। तो उनसे करीब 60 बेसिस पॉइंट ज्यादा घरेलू निवेशकों की हिस्सेदारी है, जो कि 11 साल में FIs की हिस्सेदारी है वो सबसे कम
होते हुए दिखाई पड़ी है। पहली बार 11 साल में 18% के नीचे एफआईएस की हिस्सेदारी पहुंचते हुए दिखाई पड़ रही है। कुछ और आंकड़े भी आपके सामने आते हुए दिखाई पड़ेंगे। बाजार में फिलहाल प्रमोटर्स की करीब 32.7% के आसपास की हिस्सेदारी है। एफपीआई जो कि 17.9% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। सरकार करीब 11.2% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। घरेलू निवेशकों की अब हिस्सेदारी पहुंच चुकी है 9.5%। घरेलू म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी पहुंच गई है करीब 8.9%। विदेशी प्रमोटरों से ज्यादा हिस्सेदारी घरेलू निवेशकों की है करीब 8% के आसपास। इसके अलावा बैंक, एफआईएस, इंश्योरेंस करीब 5.6% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं और अन्य करीब 6.1% के आसपास की हिस्सेदारी रखते हैं। ये सेग्रीगेशन है। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि अगर आप पिछले 4 साल में एसआईपी का फ्लो देखें, करीब 1,24,000 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपी थी। FY22 में 1,60,000 करोड़ पहुंची, FY23 में 2 लाख करोड़ के आसपास, FY24 में, और अब तक FY25 के सिर्फ 2 महीनों के अंदर ही करीब 41 से 42,000 करोड़ रुपए के आसपास की एसआईपी फ्लो ऑलरेडी पहुंच चुका है। डीमैट का नंबर करीब 9 करोड़ के आसपास, जहां मार्च 2022 में डीमैट का नंबर था वो 11.5 करोड़ पहुंचा मार्च 23 तक, और मार्च 24 तक आते थे 15 करोड़ का एक बड़ा माइलस्टोन अचीव हुआ। तो एक ऑलमोस्ट दुगना नंबर होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो इस तरह का एक बड़ा फ्लो जो कि रिटेल निवेशकों की तरफ से आ रहा है और जिसकी वजह से अब बाजार के नए किंग के तौर पर वो देखे जा रहे हैं। जी हाँ, कोई डाउट नहीं है कि रिटेल ही आजकल मार्केट का किंग है। उन्हीं का बोलबाला है और वो ही बाजार को इस समय आजकल अपने फ्लो से ड्राइव कर रहे हैं। ये बात दरअसल दिग्गज निवेशक मनीष चौखानी भी मानते हैं। आज इन्होंने जो अनुज के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया है, उन्होंने उन्हें उसमें कहा कि विदेशी निवेशक बड़ा पैसा लगाने को तैयार है, लेकिन बाजार गिर नहीं रहा है, इसीलिए उनका पार्टिसिपेशन अब तक नहीं दिखा है। अब तक हम ये मानते थे कि रिटेल हमेशा टॉप पे लेगा और उसके बाद बेचारा फंस जाएगा। हाँ जी। इस बार एग्जैक्टली उसका उल्टा हुआ है। हाँ जी। इस बार हर बार एफआईआईएस ने टॉप पे लिया है और रिटेल ने एक्चुअली, इवन अगर आप ट्यूसडे का डेटा देखेंगे तो रिटेल ने 21,000 करोड़ की बाइंग की है। नहीं, एक तो एज अ इंडियन आई एम ऑलवेज हैप्पी कि अपने देश में पैसा बने। हाँ। और जो आप टॉप की बात कर रहे हैं, ये जब तक राइजिंग टॉप राइजिंग बॉटम फॉर्मेशन है मार्केट में, तब तक हम कह सकते हैं कि हमने कमाया। बट ये इवेंचुअली क्या होता है, जब मार्केट का क्लाइमैक्स होता है, बड़ा पैसा वहाँ जाके लगता है और वहाँ जाके फंसता है। तो अगर लोग अपने मन में ये अंकुश ना रखें वैल्यूएशन का और ये ध्यान नहीं रखें, ये लास्ट में जो जाके फंसेंगे इसमें, उसमें काफ़ी पैसे का नुकसान होगा। क्योंकि अब तक तो सबको मज़ा आ रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, एंड नोबडी इन लास्ट 4 years हैज़ सीन अ सीरियस करेक्शन एंड अ डाउनफॉल। और जब ये घटते हैं, ये भाव 3 साल के भाव वापस चले जाते हैं। So while of course I remain bullish, but I would like to say थोड़ा cautious मूड रहना चाहिए, क्योंकि अब जो आप बेच के नया चीज़ ले रहे हैं, आपकी एंट्री प्राइस ऊंची होते जा रही है। वो मैं समझ गया, बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। तो क्या आपको एक रिस्क लग रहा है इंडिया में बबल का? क्योंकि इंडेक्स लेवल पर तो वैल्यूएशन इंडेक्स के करीब है। इंडेक्स अपने जब आई थिंक जनवरी में भी बात किया था, मैंने कहा था इंडेक्स में कोई खास मूवमेंट, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में आपको मिड कैप स्मॉल कैप में है। और वो बबल जब तक लार्ज कैप में नहीं होता है, तब तक नहीं लगता है कि मार्केट का क्लाइमैक्स होगा। और वो लार्ज कैप में जो कि अपने मेन स्टॉक्स हैं, रिलायंस है या बैंकिंग के स्टॉक हैं, आईटी के स्टॉक्स हैं, जब तक वहाँ जाके ब्लास्ट नहीं होता है या वो लोग जाके 10-12 बिलियन बाहर से ना उठा के अंदर ले आए, तब तक ये क्लाइमैक्स टॉप विजिबल नहीं होगा। बट ये आई थिंक इट इज़ इनएविटेबल कि होगा, क्योंकि अब तक फॉरेन मनी आई नहीं है। एंड फॉरेनर्स, बिलीव मी, यहाँ पे इतना भयंकर पैसा आने के मूड में है, बट ऑल आर वेटिंग फॉर एंट्री प्राइस। कि जैसे सपोज इलेक्शन रिजल्ट थोड़ा एडवर्स हो जाता, आई थिंक इन अ मैटर ऑफ वीक्स पीपल वुड हैव एडजस्टेड टू जो भी नई रियलिटी होती, और उसमें वो वापस आ जाते। बिल्कुल। आजकल वो टाइमिंग क्यों नहीं मिलता है? एक तो रिटेल का जोर, दूसरा आजकल मोस्ट बाइंग टेक्स प्लेस एल्गोरिथमिकली बाय कंप्यूटर्स। तो जो हम लोग साइजिंग करते थे कि पहले थोड़ा लेते हैं और फिर उसको साइजिंग कर करके पोजीशन बढ़ाते हैं, वो कंप्यूटर्स आजकल literally within minutes they finish it. So the speed of response on the way up and on the way down, I don't think will be available this time. बिल्कुल। तो इस अंश में मनीष जी थोड़ा रिस्क एलिमेंट की तरफ की बात भी करते हुए, और एक और बात कि शायद एफआईआईज़ इंडियन मार्केट्स को चेस करें, लेकिन उन्हें एक बेहतरीन एंट्री पॉइंट एज ऑफ नाउ नहीं मिल रहा है। खैर, अभी कुछ देर में हम बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी में बातचीत शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक आपकी स्क्रीन पे काउंटर और रखता हूँ। इंडस टावर्स 346.90 ये डे हाई पर आके ट्रेड कर रहा है, बट मैं इसको आई थिंक थोड़ा सा प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार वोडाफोन आइडिया लेके आइएगा आप,
2% ऊपर एट 1650 अगर ये क्लोज होता है तो ये अच्छी क्लोज की तरफ बढ़ रहा है। बट इंडस टावर्स ये 346.25 पे। राजेश हतपुते जी, पिछले 4-5 दिन से ये इस ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करता हुआ आज उसके हाईएस्ट को लेवल को फिर रीगेन करता हुआ दोनों एवरेजेस के ऊपर आके क्लोज होता हुआ, आपका व्यू इस वक्त इंडस टावर्स पे? वीरेंद्र जी, मुझे लगता है आपने एक बेहतरीन काउंटर पकड़ा है, क्योंकि इसमें अगर आप आर्ली चार्ट देखते हो तो आपको ब्रेकआउट दिखता है। तो ये आप कह सकते हैं कि एक माइनर ब्रेकआउट आपने पहले ही पकड़ लिया। तो इंडस टावर का अगर आप चार्ट देखें तो इसका जो ब्रेकआउट का लेवल था वो था करीबन 343 का अकॉर्डिंग टू स्विंग ट्रेड। इसका जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना पड़ेगा तो एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ 337, और सामने मुझे लगता है कि जिस तरह से स्विंग मिलेगा 355 से लेके 360 तक का स्विंग मिलना चाहिए। तो डेली चार्ट बेहतरीन है, लेकिन आप कह सकते हैं आर्ली चार्ट पे एक क्लैरिटी मिलती है कि ओके यहाँ पे ट्रेड बन सकता है। ओके, चलिए अब एक काम करते हैं। अब एक छोटे से ब्रेक का वक्त है, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको एक बार ज़रा मैं दिखाऊं जरा HDFC बैंक। अभी बात की थी हमने 1593 पर, वो ऑप्शन स्टैट्स दिख रहे थे ना एट 1598.90, यानी अब 16 जनवरी के बाद HDFC बैंक हाईएस्ट क्लस्टर पे अपने इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट के सबसे बड़े कॉल राइटर्स के जोन पर स्ट्राइक करके क्लोज होने की तैयारी करता हुआ। मायने क्या है इसकी सब करेंगे बात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर होते हैं। ओके, एक बार फिर से आप सभी का भरोसे के लिए शुक्रिया। अब निफ्टी एक बार लेके आइएगा 23461, दैट मीन्स हम ट्रेडेबल यानी जिस रेंज में ट्रेड हुआ है उसकी हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड करते हुए अब यहाँ से अब हम बिग मार्केट वॉइसेस की CNBC आवाज़ की कड़ी की तरफ रुख करते हैं। आज इस क्रम में हमारे साथ श्री राहुल भुस्कुटे, CIO भारतीय एक्सल लाइफ इंश्योरेंस के जुड़ चुके हैं। राहुल जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और इंडस्ट्रीज आज ऑल टाइम हाई पे, निफ्टी नया शिखर छुआ। अभी एक रिस्क एलिमेंट जो था बाजार के आगे उसको आई थिंक समहाउ हमने अब नेविगेट करके हम आ ही चुके हैं। सरकार का गठन हो चुका है, फ्लोज डोमेस्टिक काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और पिछले 10 दिन में राहुल जी हमने देखा कि FIs का पार्टिसिपेशन में मार्केट्स में काफ़ी ठीक ठाक रहा है। सब्सटेंशियल शॉर्ट कवर विद कैश इन्फ्यूज। अभी बाजार यहाँ से लेकर बजट तक आपको लग कैसा रहा है, और अभी कोई हाल फिलहाल में कोई और रिस्क एलिमेंट नजर आ रहा है आपको? धन्यवाद वीरेंद्र, और नमस्कार आपको, आपके दर्शकों को। आपने मार्केट की बात कही, सही बात है। मार्केट टॉप पे पहुंच गया है, सब इंडिसेस टॉप पे हैं, और ये बहुत जस्टिफाइड है क्योंकि क्लियरली फ्लो ड्रिवन मार्केट है, और फ्लो जब तक चलती रहेगी ये डोमेस्टिक इन्वेस्टर की, रिटेल इन्वेस्टर की, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की डोमेस्टिक, तब तक ये मार्केट ऐसा ही रहेगा। वहाँ पे सिप का डेटा बड़ा अच्छा है, पेंशन का डेटा बड़ा अच्छा है जो फ्लोज का मार्केट में आ रहा है, और FIs अभी आप कह रहे थे कि थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है, बराबर है, थोड़ा शॉर्ट कवरिंग हुआ है FIs से, पर लास्ट 2.5 साल से FIs ने कुछ खरीदा नहीं है मार्केट में। अगर मैं साल का $20 बिलियन भी सोचूं तो $50 बिलियन की गैप है जो FIs भर सकते हैं। उसके बावजूद मार्केट स्ट्रांग है, इसका मतलब मार्केट में रेजिलियंस बहुत है, और ये तब तक चलती रहेगी जब तक फ्लो अच्छा रहेगा। अब से बजट तक कोई ऐसा स्पेसिफिक ट्रिगर नहीं दिख रहा है। मैं ये कहूंगा कि जब भी बहुत कॉम्प्लेसेंसी आ जाती है मार्केट में, जब लगता है कि कुछ खराब नहीं होने वाला है, सब ठीक है, तब सबसे बड़ा रिस्क पॉइंट होता है। और अब से बजट तक ऐसा कोई पॉइंट दिख नहीं रहा है कि जो कि नेगेटिव ट्रिगर पॉइंट बन जाए मार्केट के लिए। बजट मार्केट जरूर देखेगी, बजट में क्या है, बजट में क्या प्रोविजंस हैं, क्या अच्छी चीजें हैं, क्या चीजें हैं जो मार्केट नहीं चाहेगी, तो उसी के बेसिस पे आई थिंक नेक्स्ट ट्रिगर आएगा मार्केट के लिए। अच्छा राहुल जी, एक चीज़ यहाँ पे, क्योंकि जब इस सरकार का गठन हो गया थोड़े बहुत आई थिंक जो कोalition गवर्नमेंट होती है उस पर डाउट्स होते हैं कि उसकी अब उसमें जो कोalition धर्मा को निभाने के लिए किस किस को क्या मंत्रालय दिए जाएंगे, लेकिन की पोर्टफोलियो थे वो बीजेपी ने अपने पास रखे। पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है वो मेरे लिए क्या मीनिंग है उसका? इस बाज़ार ने पिछले 2 साल में बहुत पैसा बनाया डिफेंस पे, PSU बैंक्स पे, रेलवे स्टॉक्स पे। क्या इन थीम्स पे भी अभी भी रिलाय करना अच्छा रहेगा? कोई डाउट करने का कारण है आपके पास? तो इसमें आपने 3 बात कही वीरेंद्र जी। तो इसमें सबसे पहली बात है कोएलिशन गवर्नमेंट। तो ये हमने इसके पहले 2 जो सत्र थे, या जो दो
इलेक्शन थे उसमें हमने मेजॉरिटी गवर्नमेंट देखी है, बट उसके पहले इंडिया में कोएलिशन गवर्नमेंट रही है। और दुनिया भर में आप देखो बहुत देश ऐसे हैं इंक्लूडिंग डेवलप्ड कंट्रीज जहां पे कोएलिशन गवर्नमेंट सक्सेसफुली रन करती है। तो मेरे ख्याल से कोएलिशन गवर्नमेंट एज ए कंसेप्ट से डरना नहीं चाहिए मार्केट को। हाँ, मार्केट की पोजीशनिंग मेजॉरिटी वाली थी तो हो सकता है कि पहले दिन मार्केट ने थोड़ा रिएक्ट किया, बट उसके बाद मार्केट ने भी ये समझ लिया, और मैं ये पहले भी मैं कहता रहा हूँ कि अल्टीमेटली मार्केट को ये मैटर करेगा कि पॉलिसीज क्या है और पॉलिसीज के चलते कंपनीज के रेवेन्यूज और अर्निंग्स क्या है और ग्रोथ क्या है। तो वो तो पहला पॉइंट है कोएलिशन गवर्नमेंट पे। दूसरा पॉइंट है आपका कि जो पॉलिसी कंटिन्यूटी थी, तो उसमें भी हमने देखा कि प्रधानमंत्री वही हैं एंड सब मिनिस्ट्रीज उन्हीं को गई है जो पहले मिनिस्टर्स थे लार्जली। तो ये एक सिग्नल अगर माने मार्केट, तो सिग्नल ये है कंटिन्यूटी वाला। जो स्पेसिफिक पॉइंट्स थे जिसके कारण मार्केट ये गवर्नमेंट को और बजट्स को थम्स अप दे रहा था, वो ये था कि केपेक्स साइकिल, गवर्नमेंट केपेक्स एक बहुत बड़ा इंजन होता है ग्रोथ का किसी इकोनॉमी का, और डिमांड जो इंडस्ट्रियल गुड्स की रहती है या इंजीनियरिंग की कंपनीज की रहती है, वो सब उस पर काफी निर्भर करती है। मेरे ख्याल में उसी पर सभी का फोकस आगे रहेगा। आई एम सॉरी मैं आपका इंटरप्ट कर रही हूँ, लेकिन इस हफ्ते जो हमने 23,481 आई थिंक कल ही उस लेवल को छुआ था, कल हिट किया था, उस लेवल को पार कर दिया है। बट आज तक कल एक चीज़ हुई थी, कल ये जो लेवल था ना, ये टेक्निकली हिट नहीं हुआ था क्योंकि कल ओपन हाई सेम था, तो कल उस लेवल पे ट्रेड नहीं हुआ था। कल जो ट्रेड हुआ था उसका इक्विलिब्रियम जो था वो 23,450 के आसपास था जी। तो उस हिसाब से आज जो ये नया हाई लगा है ना, आज ये टेक्निकली सेलिब्रेशन वाला नया ऑल टाइम सही मायने में आज सही मायने वाला ऑल टाइम हाई है। और इवन वो जो 2, 3, 4, 5, 6 जिसकी मैं बात लगातार कर रहा था, कल बहुत लोगों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे थे, लेकिन मैंने कल उसको माना नहीं। आज का मैं मानता हूँ कि आज उस नंबर पर हम टिके और आज उसके ऊपर हम ट्रेड कर पाए। और एक चीज़ मैं फिर लोगों को बोल रहा हूँ कि ये तो सिर्फ एक नंबर है, जस्ट एक नंबर है। 23,456 हो गया, 23,500 हो गया, 24 हो गया। मेरे ख्याल से तो अब एक अगला फॉर्मूला आपको निकालना है ना, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 है, अगला हो जाएगा 3, 4, 5, 6, 7, फिर हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8। तो ये इस तरीके से हमारी मार्केट आगे बढ़ती रहेगी। आज मैंने मनीष चौखानी का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा था कि एक पॉइंट टू पॉइंट इंडियन मार्केट हर 10 साल में ट्रिपल होती रहेगी। तो अब अगर हम 23,500 पर हैं, अगर आप 10 साल का व्यू ले रहे हैं, 10 साल में हम 70,000 पर होंगे, और उसके बाद 20 साल में हम 2,10,000 पर। वो जब कंपाउंडिंग होती है तो वैसे ही होती है ना। हाँ, तो वो उस हिसाब से अब आप सोचिए कि अगर 2,10,000 के लिए आप अप्रोच कर रहे हैं मार्केट को। जब हमने अपना करियर शुरू किया था निफ्टी में 2003 में 2003 में, तब निफ्टी कहाँ था, 1000 पे था। उसके मुकाबले 20 गुना हो गया ना, तो यहाँ से आराम से 20 गुना होगा मार्केट। लेकिन वहाँ तक बने रहने के लिए उसको होल्ड करके रखना पड़ेगा। लेकिन आज का ब्रेकआउट बहुत शानदार है। और एक चीज़ है, अब मुझे लग रहा है कि वो 23,500 कॉल राइडर अब पैनिक करेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप बंद हो गए, जो शो की शुरुआत में बात की थी कि मार्केट के लिए बेस्ट केस आउटकम होगा हम 23,490 के करीब बंद हो जाएं, हाँ। उसके बाद एक ट्यूसडे को गैप अप मिल जाए जो आपको उस लेवल को क्रॉस करा दे। तो क्लियरली तो जो लोग कह रहे थे कि कैप आउट होने वाला है, उसको बाजार अब पुश करता हुआ दिखाई देगा साइडलाइंस पर। या तो आप अपनी पोजीशन कवर करें या फिर आप इसे उल्टा फेर लें। अच्छा, कांग्रेचुलेशंस आपको भी राहुल। अब ऐसे आई एम श्योर आपने कई हाईज देखे, बट सवाल यही उभर कर आता है फिर जब इतना कन्विक्शन मार्केट में दिख रहा है। अब हमने जो पॉजिटिव्स गिने थे उसी स्क्रिप्ट पर वो डिलीवरीज भी आने लगी है, चाहे वो पॉलिटिकल फ्रंट पर हो, जो कैबिनेट बना है उस लिहाज से। अब यहाँ से अगर पैसा बनाना है तो आप लोग इस समय कहाँ पर ज्यादा कन्विक्शन के साथ पैसा कमिट कर रहे हैं? क्या वो थीम होगी, क्या वो सेक्टर होगा, स्टॉक होगा जहां पर बड़ा पैसा बनेगा? श्योर। तो ये लेवल पे मार्केट की ये लेवल पे वही थीम्स चलेंगी जहां पे ग्रोथ हाई है या ऑर्डर बुक ज्यादा है। जहां पे ग्रोथ नहीं है वो अभी नहीं चलेंगी थीम्स। तो उस हिसाब से हमको क्या अच्छा लगता है, केपेक्स गुड्स, जो कंपनीज इंडस्ट्रियल गुड्स बनाती हैं, इंजीनियरिंग कंपनीज, बिल्डिंग मटेरियल कंपनीज, क्योंकि रियल एस्टेट का साइकिल काफी 3 साल से चल रहा है, तो बिल्डिंग मटेरियल की डिमांड बहुत बढ़ने वाली है। उस हिसाब से बिल्डिंग मटेरियल जो टाइल कंपनीज है, पाइप कंपनीज है, वुड पैनल प्लाईवुड कंपनीज हैं, वो हमको अच्छा लगता है। पावर सेक्टर डेफिनेटली देयर इज गोइंग टू बी अ बिग गैप इन पावर डिमांड वर्सेस सप्लाई। तो पावर डेफिनेटली इज अ सेक्टर टू लुक आउट फॉर, उसमें भी अच्छी ग्रोथ दिखेगी। तो ये 4-5 सेक्टर तो डेफिनेटली मुझे लगता है अच्छा है। दूसरे जो सेक्टर्स हैं जिस पे ध्यान देना चाहिए, जो अब तक बढ़े नहीं हैं,
वहां पे शायद स्पेसिफिक ट्रिगर्स लगेंगे, बट हमारे 3 बड़े जो इंडेक्स के कॉन्स्टिट्यूएंट्स है, प्राइवेट बैंक्स, आईटी और एफएमसीजी कंपनीज, उस पर भी ध्यान देना चाहिए, बट हो सकता है उसमें अभी इमीडिएटली ना जाए, एक्यूमुलेट करते रहें। इनफैक्ट आपकी जो पहली वाली थीम थी ना, चाहे वो पावर हो या फिर कैपेक्स वाली थीम्स, उसमें भी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक कंजम्पशन वाली ही थीम उभर कर आएगी, राइट राहुल जी? वही ड्राइव करने वाली अब सेंटिमेंट को। तो भारतीय एक्सा में तो हमारा क्लियर ये है कि हम लोग लोकली बुलिश हैं और ग्लोबली कॉशियस हैं, क्योंकि ग्लोबली पिक्चर बहुत अभी कंफ्यूजिंग है। तो उसके हिसाब से जो भी ग्लोबल सिक्लिकल हैं, जहां पे भी ग्लोबल डिमांड, ग्लोबल इकोनॉमी के कारण चीजें इंपैक्ट होती है, वहां पे हम लोग थोड़े कॉशियस हैं। बट डोमेस्टिक जो आपने कही बातें, वो एकदम बराबर हैं। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है, जो डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी है, केपेक्स स्टोरी, अभी केपेक्स चल रही है, बट मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगले 1-2 साल में डोमेस्टिक कंजम्पशन स्टोरी का एक इंजन भी चालू हो जाएगा। तो उसके जो प्लेस हैं, वहां पे मुझे लगता है सबसे अच्छी तरह से पोजिशनिंग होनी चाहिए आजकल। तो क्योंकि आप ग्लोबल कॉशियस हैं, फिर टेक्नोलॉजी पे कॉशियस है और साथ ही फार्मा पर भी कॉशियस हैं क्या? तो आपने 2 जो सेक्टर कहे हैं, दोनों ग्लोबल सेक्टर है, बट दोनों में नुआंस्ड अलग अलग है व्यू। आईटी कंपनीज का मार्केट, यूएस का, एक्चुअली दोनों सेक्टर आप देखें तो यूएस एज अ मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों सेक्टर्स के लिए। और एक्चुअली यूएस एज अ मार्केट दोनों सेक्टर के लिए अलग अलग चीजें ऑफर कर रहा है। आईटी में क्लियर चैलेंजेस हैं वहां पे राइट नाउ। जो कंपनीज के ऑर्डर बुक्स हैं, उनकी ग्रोथ अगर आप देखें तो चैलेंजिंग रही है। उसके चलते कंपनी की आप देखिए बेंच स्ट्रेंथ भी देख लिए, तो बेंच स्ट्रेंथ भी इन लोगों ने काफी कम की है। यूटिलाइजेशन रेट 85% है। तो मेरे हिसाब से तो जब तक यूएस में क्लैरिटी नहीं आएगी, और वो तभी आएगी जब यूएस फेड रेट कट करने लगेगा, इंटरेस्ट रेट्स, यूएस फेडरल रिजर्व, और तभी आईटी स्टॉक्स को एक ट्रिगर मिलेगा मूव अप करने का। हो सकता है उसके पहले नैस्डैक में मूवमेंट आ जाए, और उसको देख के इंडियन आईटी कंपनीज के स्टॉक्स भी अच्छे करने लगे। फार्मा ऑन द अदर हैंड, फार्मा में एक्चुअली यूएस में बड़ा अच्छा सिचुएशन बन रहा है, जहां पे डिमांड अच्छी है, ड्रग शॉर्टेज है, और प्राइसिंग लेवल्स का अच्छा स्कोप है वहां पे। तो जो अमेरिकन फुटप्रिंट वाली फार्मा कंपनीज है, इंडिया की कंपनी जो एक्सपोर्ट कर रही है यूएस को, वहां पे हम लोग पॉजिटिव हैं एक्चुअली। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए राहुल, थैंक यू सो मच। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं बताऊंगा, एक ना वोडाफोन आइडिया और इंडस टावर का स्टॉक लेकर आइए। मैं जानबूझकर ये न्यूज़ चलाने को मना कर रहा हूँ अपनी टीम को, क्योंकि इसमें बहुत वॉलेटिलिटी है, और इसमें मैं ये भी कहूँगा कि इसमें ना बहुत ज़्यादा इस समय बहुत लोगों का, क्या कहें कि कुछ हद तक वेस्टेड इंटरेस्ट भी है इन दोनों स्टॉक्स में। तो न्यूज़ भी उसी हिसाब से आजकल समहाउ मैनेज हो रही है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा कॉशियस रहें। ज़रूरी नहीं है कि आप इन्हीं स्टॉक्स में पैसा बनाएं, पैसा बनाने के लिए और बहुत सारे स्टॉक्स हैं मार्केट में, और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जब तक अगर आप वोडाफोन आइडिया में पैसा नहीं बना लेंगे तो कोई वो आपके बैंक में रिफ्लेक्ट नहीं होगा, कुछ अधूरा काम रह गया। एग्जैक्टली। और मैं फिर कह रहा हूँ, किसी को नहीं पता, ये फ्रैंकली बोल रहा हूँ, मैं खुद एक आध बैंकर से मेरी बात हुई है, इवन वो जो इंडस टावर के ब्लॉक की बात हो रही है, डिस्काउंट पे होगी, कहाँ होगी, कोई कह रहा है GQ आएगा, कोई कह रहा है ब्लॉक विंडो में होगी, किसी को नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, इसके लिए प्लीज़ इन सब चीज़ों से बचिए। ये सब चीज़ें फंसाने के, मतलब रिटेल फंसता है इनमें। एक क्लियर कट हो जाने दीजिए, मैं कह रहा हूँ हो जाने दीजिए, उसके बाद एक व्यू लीजिए, क्लियर कट अप्रोच लीजिए तो बेटर रहेगा। चलिए यतिन के पास चलते हैं और एक बार BTSC से पहले डीलिंग रूम से जो फीडबैक मिल रहा है वो जान लेते हैं। यतिन, गुड आफ्टरनून, बताइए कौन से स्टॉक पर फीडबैक मिला? दो स्टॉक्स जो डीलर्स आज चेस कर रहे हैं। सबसे पहले BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, और इलेक्शन काउंटिंग वाले दिन 230 रुपये स्टॉक ने देखा नीचे में, और आज 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इनफैक्ट 310 है। डीलर्स की अगर आप माने तो यहाँ एक BTST का ट्रेड लिया जा सकता है। 315 318 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। बहुत सारे डोमेस्टिक फंड्स यहाँ बायर्स हैं, और ऑब्वियसली निफ्टी इंक्लूजन की वजह से यहाँ इन्फ्लोज भी आपको दिखाई पड़ेंगे बहुत शॉर्टली। इसके अलावा अदानी पोर्ट्स, ये भी एक स्टॉक है जो काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ आज मोमेंटम में दिख रहा है। डीलर्स की अगर आप माने तो पोजिशनली इनको लगता है 50 से 70 रुपये का अपसाइड यहाँ देखने को मिलता है, यानी 5 से 7% के अपसाइड मान के चल रहे हैं डीलर्स यहाँ हो सकती है। और ओपन इंटरेस्ट लगभग 6.5 लाख शेयर से बड़ा है। फ्रेश लॉन्च देखे गए हैं करंट सीरीज़ में, और यहाँ भी काफ़ी सारे FIs बायर्स हैं। तो दोनों ही BEL और अदानी पोर्ट्स में डीलर्स आज खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, BEL और अदानी पोर्ट्स दोनों में डीलर्स खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। तो ये आपके लिए BTSC ट्रेड्स डीलर्स की तरफ से। अब BTSC ट्रेडर्स हमारे पैनल की तरफ से आपके लिए, गाबा सर क्या कैरी करेंगे?
एक्चुअली 3 दिन की छुट्टी है, लेकिन फिर भी चलो ठीक है। SBI लाइफ ठीक नजर आता है मुझे, 1469 पर ट्रेड कर रहा है SBI लाइफ। स्टॉप होगा करीब 1450 का, 19 रुपीज। टारगेट 1500 के नजर आते हैं, तो 1:2 बनता है यहाँ पर SBI लाइफ। 1:2 का रेशियो बन रहा है, प्रॉफिट आएगा तो तेजी का ट्रेड आप कैरी करके चलेंगे। सोनिया, आपका ट्रेड? अर्शना जी, यहाँ पे BTST रहेगा जाइडस लाइफ में। जाइडस लाइफ फ्यूचर्स करंट लेवल पे बाय कर सकते हैं, 1111 चल रहा है। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं फ्यूचर्स में 1095 का, और टारगेट रहेगा 1130 1140। एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है जाइडस लाइफ में 1100 के ऊपर, 2 दिन पहले भी आया था बट क्लोजिंग उसके नीचे आई थी। आज दोबारा उसको क्रॉस किया है, रेजिस्टेंस क्रॉस किया है, सो काफी पॉजिटिव ऑप्शन चेन ब्रेकआउट भी आया है टुवर्ड्स 1130 1140 टारगेट। ओके, ज़ायडस लाइफ आपका ट्रेड हो गया। राजेश जी, आपके कैरी करेंगे? फार्मा, मुझे लगता है फार्मा में जो स्ट्रेंथ बनी है वो है सिप्ला में। एक ब्रेकआउट था, ब्रेकआउट के बाद का कंसोलिडेशन, और आज इस ऐसे मार्केट में ये थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, दिन के हाईएस्ट लेवल पे खड़ा है। तो सिप्ला लेके जाएंगे, 1545 का स्टॉप लॉस होगा वीरेन जी, और 1600 1620 के टारगेट होंगे सिप्ला। ओके, मानस, आप क्या कैरी करेंगे? अनुज जी, ट्रेंड पे खरीदारी करने की राय रहेगी। ट्रेंड में आज एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है, पैटर्न पहले से ही पॉजिटिव बना हुआ है, हाई टॉप हायर बॉटम का ट्रेंड है। तो यहाँ पर करंट लेवल्स पे इसके फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। स्टॉप लॉसेज है 5149 के फ्यूचर में, आप स्टॉप लॉस लगा के चलिए, और 5450 200 रुपए ऊपर इस फ्यूचर के टारगेट हो सकते हैं। तो ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी करिए। ट्रेंड के फ्यूचर में खरीदारी का कॉल 4% ऊपर एक काउंटर ट्रेड करता हुआ। अच्छा, कविता जी हमारे साथ हैं। कविता जी, बताइए आपका ट्रेड क्या रहेगा BTST में? या हर्षा जी, सो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से LIC हाउसिंग पर हम BTST लेकर जा सकते हैं। 731 पर एक असेंडिंग ट्रायंगल का बहुत अच्छा ब्रेकआउट है काउंटर पर। 760 790 के प्राइस टारगेट के लिए LIC हाउसिंग फाइनेंस लेकर जाएं। 724 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। ओके, अच्छा, जरा एक काम की, जब स्ट्रेटजी पे आते हैं और निफ्टी का लेवल है 23,470। डायरेक्टर साहब, स्क्रीन पे निफ्टी रखिएगा, पैरेलली रखिएगा उस 23,500 की कॉल को। अब देखिए, मतलब शुक्रवार, उसके बाद सोम मंगल बुध बृहस्पति, 4 सेशन, 4 में से 1 घटा दीजिए आप, अप्रॉक्सीमेटली 3, और मतलब 4 में से 3। अब दैट मीन्स इसका जो प्रीमियम है वो है करीब करीब 98-85। अनुज, 42 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है, और मेरे ख्याल से जब टाइम वैल्यू शेड होगी उसका एक इम्पैक्ट तो उस पर नज़र आएगा हमें ट्यूसडे मॉर्निंग में। अब इन सब चीज़ों को रखा मैंने स्क्रीन पे। अब व्यू क्या रहेगा? आप एक 3 दिन की छुट्टियों के लिए जा रहे हैं, इंडस्ट्रीज पर व्यू, दोनों ही इंडस्ट्रीज पर, निफ्टी बैंक पर। वीरू, मैं सिंपल एक लाइन में व्यू दे रहा हूँ आज। अपने लॉन्ग्स को कैरी करिए, निफ्टी के लॉन्ग्स को, और सामने हेज करने के लिए 23,600 की कॉल बेच कर जाइए। देखिए, कल जो स्ट्रैटेजी थी हमारी कि लॉन्ग्स लेकर जाइए और 23,500 की पुट कॉल बेच कर जाइए, आज सुबह सुबह उसने आपको एक शानदार एक एग्जिट दी होगी हेज हटाने के लिए। ये हेज इसलिए है कि कल को ट्यूसडे को मान लो किसी कारण से एक ब्रेकडाउन हो जाए मार्केट, या गैप डाउन हो जाए मार्केट में, तो उससे आपको प्रोटेक्ट कर लेगा। और अगर मार्केट में बहुत अनलेस 200 पॉइंट का गैप अप हो, 100-150 पॉइंट का गैप अप हो, तो ये आपके लिए परफेक्ट रहेगा कि कॉल के प्रीमियम बहुत ज़्यादा बढ़ेंगे नहीं, ऑलरेडी एलिवेटेड है इसके लिए। तो जैसे 23,600 की कॉल अब करीब करीब 56 रुपये पर है, तो ये एक सेफ स्ट्रैटेजी रहेगी। इस पर मेरे ख्याल से फोकस कर लें। बैंक निफ्टी को अवॉइड करें, लेकिन वीरू स्टॉक स्पेसिफिक शानदार मोमेंटम। मेरे ख्याल से आज सुबह सुबह हमने ट्रेंड पकड़ा था, उसके बाद सुबह उसने सारे टारगेट हिट किए, फिर वहाँ पर हमने प्रॉफिट बुकिंग कराई हमारे पैनल ने, और अब मानस ने एक फ्रेश ब्रेकआउट पकड़ा है यहाँ पर। तो इस तरीके के स्टॉक्स पर फोकस करें जहाँ मोमेंटम क्लियरली बहुत स्ट्रॉन्ग है। ये मोमेंटम मार्केट है। दुनिया चाहे कुछ भी कहे कि वैल्यू इधर है, मैं मानता हूँ वैल्यू नहीं है यहाँ पर इन स्टॉक्स में, लेकिन ये इस समय मोमेंटम मार्केट है। पैसा इस समय मोमेंटम में बन रहा है। अभी जहाँ पैसा बन रहा है वहीं पर पैसा बनाइए बेसिकली। ओके, ट्रेंड। अच्छा, अब एक काम करते हैं मार्केट। अच्छा, इस बीच याद रखिए वो इंडियन होटल सुबह सुबह हमने मार्क किया था, वो जा रहा है अपने करियर के सेकंड बेस्ट क्लोज की तरफ। सेकंड बेस्ट क्लोज 615.20, ट्रेंड डे हाई पर रहा है। जरा मार्केट ब्रेथ लेके आइए। परसों 100, कल 90 अप्रॉक्सीमेटली एडवांसेस थे। आइए देखते हैं जब हम 23,472 में, दैट मीन्स जब हम ऑल टाइम हाई पे क्लोज होने जा रहे हैं,
ब्रेथ क्या है मार्केट की। देखिए ब्रेथ मिड कैप्स बहुत अच्छी है, और जरा सिर्फ अगर मैं डेरिवेटिव्स में देखूं कि ब्रेथ कैसी है तो उसका जायज़ा लेने की कोशिश करते हैं। 64, अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आज शॉर्ट कवरिंग का दायरा बढ़ा है, तो शॉर्ट कवरिंग कल थी 9 स्टॉक्स में, 64 लॉन्ग्स, 36 में शॉर्ट कवरिंग, 64 शॉर्ट और लॉन्ग अनवाइंडिंग 18। मेरे ख्याल से आज अगर शॉर्ट कहीं पर डेवलप हुआ है तो वो है आईटी में थोड़ा शॉर्ट डेवलप हुआ है। एबीबी ऑल टाइम हाई, ट्रेंड ऑल टाइम हाई, सिमेंस, भारत फॉर्ज, वोडाफोन आइडिया, इन काउंटर्स में अगर आप देखें स्ट्रॉन्ग लॉन्ग बिल्डअप हुआ। अगली स्लाइड में अगर आप आएँ तो उसमें अपीयर हो रहा है आपका नेल्को, सेल, अंबुजा सीमेंट्स में शॉर्ट कवरिंग थी। जेएमआर एयरपोर्ट्स ऑलमोस्ट 2008 के बाद की अब तक के सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी में क्लोज हुआ। शॉर्ट बिल्डअप बलरामपुर चीनी, चंबल फर्टिलाइजर्स, एम्फेसिस मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर, गुजरात गैस में। और नेक्स्ट स्लाइड में आप देखिए तो जो लॉन्ग अनवाइंडिंग है वो आज हुई गोदरेज प्रॉपर्टीज़ में, कल ये अपने ऑल टाइम हाई पे था, बाटा में, आईजीएल में, पेज इंडस्ट्रीज़ में और मन्नापुरम फाइनेंस में। हर्षदा, आप वीरू कंसिडरिंग मोमेंटम की बात हो रही थी, एक बार आयशर पर नज़र डाल लेते हैं, क्योंकि अब तक जो ऑटो कंपनियों में एमएनएम पर सबके फोकस था, लेकिन अब देखिए कैसे आयशर ने अपनी रफ्तार बढ़ाई है पिछले आधे एक घंटे में और 2.5% तक के गेंस पर ये ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। राजेश जी, ये नज़र पर आया क्या आपके? आशा था बिलीव में ये स्टॉक में सुबह से वॉच कर रहा हूँ। मैं वेट कर रहा था कहीं डिप मिले तो मैं एंट्री करूँ, लेकिन देखिए व्यू इस तरह से है। मुझे लगता है कि आयशर मोटर ने जिस तरह से आज एक मूव दिया है, अपने 10 डे को टेस्ट करके हाईएस्ट लेवल पे क्लोज होगा, तो ये डेफिनेटली स्ट्रेंथ की निशानी है। तो अगर किसी के पास पोजीशन है या किसी को लॉन्ग लेके जाना है तो एट दिस लेवल बीटीएसटी हो सकता है, क्योंकि टाइम अपने हाथ में 15-20 मिनट बचा है, लास्ट में कितना 15 मिनट बचा है, तो ये 15 मिनट तो स्टॉप लॉस भी हमारा छोटा होगा। तो आयशर मोटर में बीटीएसटी हो सकता है 4880 के स्टॉप लॉस के साथ। अगर मैं सही हूं तो ये 5000 को 10 तक देगा, तो एटलीस्ट 100 पॉइंट का एक स्विंग इसको देना है। ओके, चलिए अब एक चीज़, लॉन्ग वीकेंड आ रहा है और थोड़ा सा मैं एक चीज़, मैं अगले हफ्ते नहीं हूँ वैसे हर्षदा वीरू, तो अगले हफ्ते खैर आप सबको कमान संभालनी है और बस यही होप करूँगा कि जब छुट्टी के बाद मैं वापस आऊँ तो ये 23,500 23,600 की ये जो अड़चन है ये हट चुकी होगी और हम एक 24,000 की तरफ, एक क्लीन मूव की तरफ जा रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा अब थोड़ा टाइम ऑफ ले रहा हूँ, क्योंकि उसके बाद मौका मिलेगा नहीं, फिर बजट की तैयारी वो सब शुरू हो जाएगा। प्लस ये लॉन्ग वीकेंड है तो उसमें थोड़ा 4 दिन जोड़ के एक अच्छी खासी छुट्टी की एक विंडो बन रही थी, तो इसके लिए मैं वो छुट्टी ले रहा हूँ और अब मैं व्यूअर्स को सीधा उसके बाद नेक्स्ट मंडे को मिलूँगा। वीरू सुन रहे हैं आप? चलिए अनुज। वीरू सपने देख रहे हैं मैं भी क्या क्या कर सकता था इस अगले हफ्ते, बट नहीं, लॉन्ग वीकेंड तो सबके लिए, लॉन्ग वीकेंड तो सब एंजॉय करेंगे। नहीं मैं बस उसके बाद 4 दिन और नहीं हूँ। हाँ, मैंने 2-3 सीरीज आइडेंटिफाई कर रखी है और मैं घर पे अकेला हूँ तो वो निपटाऊंगा बस, और क्या है। नहीं, मैंने इसलिए भी बोल दिया था क्योंकि देखिए मतलब जैसे कहते हैं ना, एक गॉड्स ग्रेस, आज मैं छुट्टी पे जा रहा था, ऑल टाइम हाई लग गया, तो मैं आपको बेसिकली कह रहा हूँ कि वीरू ऑल टाइम हाई पे सौंप के जा रहा हूँ मार्केट को और संभाल लेना कहीं ये ना हो कि मैं फिर अगले हफ्ते जब वापस आऊँ तो फिर वो मार्केट ऑलरेडी 300-400 पॉइंट करेक्ट हो चुका हो, बस ये ना हो। वैसे इस बार लग नहीं रहा, इस बार लग रहा है कि मार्केट टिका रहना चाहिए। हाँ, चलिए कंसिडरिंग हम आप जहाँ जा रहे हैं, हाँ वीरू अब जहाँ जा रहे हैं वो आप फूफा से बोलिएगा कि प्रस्थान करें यहाँ पर, फूफा से बोलिएगा प्रस्थान करें यहाँ पर, है ना वीरू। मैं बात बताऊँ क्या जल्दी है हमको, उनको आने दीजिए 30,000 निफ्टी पर। यहाँ हमारा रिटेल कमा रहा है, उनको कमाने दीजिए, उनको आने दीजिए जब निफ्टी 30,000 हो जाएगा तो वहाँ आने दीजिए, क्या दिक्कत है, उसके बिना हमारा काम चल रहा है। मनीष जी बोल रहे थे ना भी कुछ देर पहले आपके साथ इंटरव्यू। नहीं, मनीष जी बोल रहे थे, रिदम ने भी बोली थी ये बात, दोनों ने बोली है कि पैसा आएगा एफआई का और भर भर के आएगा, आना तो है इवेंचुअली, लेकिन बस ये है कि देखिए वीरू एक और चीज़ हो रही है, दोनों ने एक और चीज़ कही। वैसे अब सीरियस बातों पे आ जाते हैं। रिदम ने भी ये बात कही, मनीष ने भी ये बात कही, दोनों ने एक बात कही कि मार्केट में एक सेलर होता है, एक बायर होता है। प्रॉब्लम क्या है, एफआई बाय नहीं कर पा रहा है क्योंकि करेक्शन नहीं आने दे रहा रिटेल। कोई डिप आती है, रिटेल उसको भर भर के खरीद लेता है। जब तक सामने कोई एक सेलर नहीं होगा, रिटेल ने दिया है, जब तक सेलर नहीं होगा तब तक एफआई खरीदेगा कैसे? सामने सेलर ही नहीं है,
खरीदेगा किससे एफआईएस? दिक्कत ये आ रही है एफआईएस के पास इस समय। जी हाँ, चलिए, तो ये था अगर आप देखें वो महत्वपूर्ण पहलू, क्यों एफआईएस को अगर आप देखें तो एक कंफर्टेबल एंट्री पॉइंट नहीं मिल रहा, जिस पर हम बात कर रहे थे। खैर, इट्स 23446 इंडेक्स रिट्रेस हुआ और बैंक निफ्टी भी रिट्रेस हुआ, इट्स 49962। तो उस लेवल के आसपास की अगर आप देखें क्लोजिंग शायद नहीं मिल रही, शायद जैसे कि अनुज भी टिप्पणी कर रहे थे कि 423,480 के आसपास एक क्लोज मिलता तो शायद हमारे पास एक और अच्छा आई थिंक केस होता ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। अच्छा, मैं 2-3 स्टॉक्स रख दूँ आपकी स्क्रीन पर जो कि आज एक बड़े मूव के साथ अब क्लोज होने की तैयारी करते हुए। एक बार आप लिख आइएगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। मेरे ख्याल से इस कार्यक्रम में बहुत चर्चा इस पर नहीं हुई, बट 733 पर ये स्टॉक अब जा रहा है अपने करियर की हाईएस्ट क्लस्टर पे। जुलाई 2017 में आई थिंक 787 इसका एक हाईएस्ट लेवल था, ये उस तरफ बढ़ रहा है। ट्रेंड अब एक बार फिर से इंट्राडे हाई क्रिएट करता हुआ अब 5274, अभी डिस्कशन के दौरान ही इसमें एक और मूव आया और अब ये करीब 73-90 का हाई लगा के आया। तो एक ये हो गया, LIC हाउसिंग फाइनेंस हो गया, और एक स्टॉक और मैं रखूंगा जिसने क्लोजिंग के वक्त एक बहुत स्ट्रॉन्ग मूव लिया, उसमें लेके आइए फिर एक बार आप इंट्राडे चार्ट GMR एयरपोर्ट्स का जरा एक बार देखिएगा, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव और आई थिंक अच्छी लिक्विडिटी इसको चेज करती हुई। हर्षदा वीरू और इस बीच फोकस खिलाड़ी नंबर 1 पर भी रख देते हैं, क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेड्स दरअसल इस हफ्ते उभर कर आए हैं। 3 जानकार थे, कपिल शाह, आशीष कयाल और मधु बंसल, और तीनों का परफॉर्मेंस एकदम बढ़िया, सबने डबल डिजिट गेन्स कमाए हैं। बाजी आशीष ने मारी। आशीष वैसे कंसिस्टेंटली आगे थे 14.5% के रिटर्न्स के साथ, लेकिन कपिल ने भी देखिए 12.5% की कमाई की और मधु ने लगभग 11% तक की कमाई की। तीनों के रिटर्न्स अगर आप मिलाकर देखें तो इजीली आपको 40% प्लस तक के रिटर्न्स इस गेम शो के जरिए मिले हैं। तो मिलते हैं फिर हमारे विजेता से। आशीष, एक और पार्टिसिपेशन आपकी तरफ से और एक और बढ़िया परफॉर्मेंस जब आपने बाजी जीती है, ये आपका रिकॉर्ड हो गया। अब जब भी आए आप जीत के ही गए हैं, राइट? बिल्कुल, देखिए अभी लास्ट टाइम भी जब बात हुई थी करीबन मेरे ख्याल से 27-28 विन्स हो चुके हैं और ये कॉन्जिक्यूटिव 3rd विन है वापस से। जब लास्ट जो भी खेल खेला हमने, ये 3रा विन, कॉन्जिक्यूटिव 3rd विन है वापस से। तो देखिए चल रहा है अच्छा, और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी मार्केट में है, तो मार्केट भी अपॉर्चुनिटी दे रहा है स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड लेने के लिए, और बाय साइड पे चुनिंदा स्टॉक्स में अच्छे रिटर्न्स भी बन पाए। तो आपके मैं देख रही हूँ कि कौन कौन से रिटर्न्स, ये तो 1-1% वाले थे, दूसरी भी प्लेट सामने लेकर आइएगा। ये महिंद्रा हॉलिडेज, हैप्पी फोर्जिंग्स 1-1% तक की कमाई बनी, लेकिन देखिए मैक्सिमम रिटर्न्स कहाँ बने। प्राज इंडस्ट्रीज 5% तक की कमाई, आपका केम्प्ला, सनमार, फैक्ट जैसे काउंटर्स। पहले इनमें से कोई ट्रेड जो आपको कॉन्फिडेंस दे रहा है, एक एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद भी यहाँ पर मौके रहेंगे अगले हफ्ते? देखिए ओवरऑल जो शुगर स्पेस है, शुगर सेक्टर है, वहां पर एक अच्छा रुझान देखा गया है। प्राज इंडस्ट्रीज मेरे ख्याल से एक अच्छा परफॉर्मेंस आगे भी दिखा सकता है, तो अगर पोजीशंस लॉन्ग अभी भी क्रिएट है तो होल्ड की जा सकती है। यहाँ पर एक अच्छा मूव देखने की गुंजाइश है। साथ ही में अगर आप देखेंगे जो आज के दिन में कॉल दिया था हमने एक स्टॉक के ऊपर, वहां पर एसके ये सफारी था, सफारी इंडस्ट्रीज, यहाँ पर भी एक अच्छा मूव वापस से आते हुए नजर आ सकता है। तो स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन डेफिनेटली कंटिन्यू रहेगा। टॉप पिक्स में आने वाले दिनों में, आने वाले वीक में मेरे ख्याल से FMCG काउंटर में से जैसे वरुण बेवरेजेस है, होटल्स में से लेमन ट्री है, ये सारे पे नजर बनाए रखनी होगी। अच्छा मोमेंटम बन सकता है इन स्टॉक्स में। और इंडेक्स क्या वो 23,500 के पार जाता देख रहे हैं आप अगले हफ्ते के लिए? क्या उतना कन्विक्शन है आज की क्लोज के को देख? या बिल्कुल, देखिए लाइफ टाइम हाई पे इंडेक्स ने टच किया है और वहीं पे है आसपास। तो उम्मीद तो यही है कि 23,500 का जो ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है उसे डायरेक्टली गैप के साथ निकाले और वहां से फिर 23,500 के जो पुट राइटर्स है, कॉल राइटर्स है, वो शॉर्ट कवरिंग होगी। तो इंडेक्स जाना चाहिए आइडियली मेरे ख्याल से 23,650 तक ये मूव आ सकता है। और ओवरऑल बाय ऑन डिप्स का ही रुझान फिलहाल हम जिस हिसाब से बंद करें, बाय ऑन डिप्स पे इंडेक्स है। बाय ऑन डिप्स का पर फोकस रखें, तेजी एक्सटेंड होगी। शुगर कंपनियों में ट्रेड्स अगले हफ्ते भी काम कर सकते हैं तेजी की तरफ। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए इस हफ्ते, एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस एक बार फिर इस शानदार जीत के लिए। तो खिलाड़ी नंबर 1 का ताज एक बार फिर आशीष कयाल पहनते हुए। मार्केट आपकी स्क्रीन पर 23,456 पर वीरू क्लोज हो सकता है स्क्रीन पर वही दिख रहा है इस समय।
2 3 4 5 6 वो जादुई आंकड़ा जिसका अनुज बार बार जिक्र करते हैं 2 3 4 5 6 बट ये मैं जैसे कहता ना आज आपको कुछ देर पहले बात भी हम कर रहे थे कि ये इसका हल्का सा बैकफुट पे आना लाजमी इसलिए था क्योंकि वो कॉल राइटर के लिए एटलीस्ट ये जो मंडे की छुट्टी है ना वो काम करेगी। तो मेरे ख्याल से मंडे और अगर हमने थोड़ा सा पोटेंशियल दिखाया या फिर ग्लोबल सेटअप कुछ ऐसा हुआ कि इतना बड़ा गैप अप मिल गया, दैट्स समथिंग डिफरेंट, बट एज ऑफ नाउ शायद थोड़ा सा हमें ट्यूसडे को एफर्ट करना पड़े। मीनवाइल मैं एक दो स्टॉक्स और रखता हूँ, फिर उसके बाद वॉल पे चलेंगे और इस क्लोजिंग को देखेंगे। आज का ये सेशन थोड़ा सा टायरिंग, मतलब जिन स्टॉक्स के लिए रहा उसमें कंप्लीटली अगर आप देखें इट वाज आई थिंक आईटी जो बैकफुट पे था। आपकी स्क्रीन पे आएगा एक एक करके वो स्टॉक्स दिखाता हूँ मैं। कोफोर्ज आज बैकफुट पे आया और एग्जैक्टली जहाँ पे क्लोज हो रहा है वो है इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। आज केमिकल बास्केट में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग थी। यूपीएल आज 1.5% नीचे, लेकिन याद रखिएगा ये खराब क्लोज नहीं है। यूपीएल ने बहुत मशक्क़त के बाद लास्ट मतलब इसी वीक कल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर 4th कंसेक्यूटिव क्लोज दिया था। तो एक हल्का सा रिक्वायर्ड रेस्ट जो ज़रूरत थी वो मिला इसको। उसके बाद आप ओबरा रियल्टी लेके आइए, ये रेस्ट मोड में गया, 10 डे मार्क को टच किया। आज गोदरेज प्रॉपर्टीज़ लेके आइए, कल इसने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था, ये रिट्रेस हुआ। तो जो अगर आप लूजर्स की आज की टेंडेंसी को देखें और बिहेवियर को देखें, ये वही स्टॉक हैं जो कि कल बहुत बड़ा माइलेज लेके ट्रेड कर रहे थे। आज थोड़ा सा इन्होंने अपना ब्रीदर लिया। एक स्टॉक और लेके आइए जिसने एम्फेसिस बड़े मूव के बाद कल आज थोड़ा सा रेस्ट लिया, ब्रीदर लिया, बैकफुट पे आया। और ओरेकल फाइनेंशियल्स कल आपको मालूम ही था स्क्रीन पे क्या हुआ, आज ये बैकफुट पे आया, 9535 पे एक ब्रीदर लिया और अब इस पर ट्रेड करता हुआ। तो आईटी ने आज रेस्ट लिया, केमिकल्स ने आज रेस्ट लिया, क्लियरली स्क्रीन पे विजिबल है। और एक स्टॉक और आई थिंक मैं रखूँगा आपकी स्क्रीन पे, दैट्स टाइटन। मैं सुबह भी जिक्र कर रहा था टाइटन का, राजेश जी ने जिक्र किया। टाइटन का अब ये क्लोज फाइनली आ रहा है आफ्टर 10th अप्रैल 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर। शानदार क्लोज हम बढ़ रहे हैं। एक बार जरा क्रूड ये गोल्ड रखिएगा स्क्रीन पे, उसकी ट्रैजेक्टरी क्या है। बट टाइटन ने एक बहुत शानदार क्लोज दिया है आज, अबव 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर अब वक्त हो चुका है इस क्लोजिंग को देखने का। इट्स 2 3 4 5 6। चलते हैं हर्षदा के पास बड़ी वॉल पे इस क्लोजिंग को देखने के लिए। हर्षदा होती है। शुक्रिया वीरू। एक जोरदार हफ्ता, थोड़ा सा थकान वाला था लेकिन एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिला है। जैसे आप मेंशन कर रहे थे कई सारे स्टॉक्स हैं जहां पर एक अच्छी खासी तेजी बनती दिखाई दी। आज के कुछ आउट परफॉर्मर्स मैं आपकी स्क्रीन पर रखूंगी। वीरू ने इनफैक्ट ज़्यादा स्टॉक्स मेंशन कर दिए हैं, लेकिन आयशर मोटर स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 2-2.5% तक का इजाफा वहां पर बनता दिखाई दिया है आज की क्लोज में। टाइटन मेंशन हुआ था अभी, वो करीब 1.5% ऊपर है। आप देखिएगा HDFC बैंक और रिलायंस जैसे दो दिग्गज दोनों ने पार्टिसिपेट किया है आज की तेजी में। HDFC बैंक nearly 1% ऊपर और रिलायंस लगभग 0.5% से ज़्यादा के गेंस दिखाने में कामयाब। लेकिन ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स भी चले हैं आज, उसमें आप गौर करिएगा भारत फोर्ज पर और संवर्धन मदरसन पर। दोनों में अच्छा खासा OI एडिशन। भारत फोर्ज ज़्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहा है ट्रेड 4.5% के गेंस के साथ। संवर्धन मदरसन में 3% तक की तेज़ी दिखी। इस हफ्ते इंडस्ट्रियल्स की खूब चर्चा हुई थी, तो ABB, सीमेंस जैसे काउंटर्स, कमिंस जैसे काउंटर्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम। इनफैक्ट ABB सीमेंस टॉप ट्रेड्स हैं वायदे बाजार के आज की इस क्लोजिंग में। और यहाँ पर हमने देखा है 15% का OI एडिशन ABB में भी बनता दिखाई दिया। 9050 पर वो स्टॉक जाकर क्लोज करने में कामयाब। इंडियन होटल्स जैसी थीम, ट्रेंड जैसी थीम में फिर से जोर पकड़ती हुई दिखाई दी है। बलरामपुर चीनी अच्छा खासा कन्विक्शन ट्रेड बना, लेकिन आज जाते जाते यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है, तो वो कुछ थोड़े से बैकफुट आप पर आया। इनफैक्ट मुझे याद है इस हफ्ते की शुरुआत में फर्टिलाइजर कंपनियों पर भी काफ़ी बुलिश था बाजार, लेकिन चंबल में थोड़ी सी मुनाफा वसूली होती दिखाई दे रही है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो कुछ बैकफुट पर आते हुए दिखाई दिए हैं आज के क्लोज के लिहाज से। कुल मिलाकर ये हफ्ता अच्छा हफ्ता रहा है, एक सॉलिड हफ्ता जहां पर अच्छे खासे गेंस। एक बार हीट मैप आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, उससे पहले सेक्टोरल स्थिति आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। क्या बनी है? निफ्टी IT को छोड़ बाकी सभी सेक्टर्स में तेजी, लेकिन आउट परफॉर्मेंस कैपिटल गुड्स में 1100 अंकों का इजाफा। तो ये कमिंस, ये ABB, ये सीमेंस में, ये भेल में तेजी वो साफ रिफ्लेक्ट हो रही है। चाहे वो बैंक हो, मेटल हो, फाइनेंशियल्स हो, PSU स्टॉक्स हो, ऑटो हो, सब में पॉजिटिव क्लोज ही बनता दिखाई दिया है, बारिंग आपका IT काउंटर्स जहां पर कुछ बैकफुट पर ट्रेड है। फटाफट से मार्केट क्लोज में हीट मैप आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा। स्क्रीन आपको ज़्यादा ग्रीन दिखाई देगी। आयशर, M&M, टाइटन, अदानी पोर्ट, रिलायंस, श्रीराम फाइनेंस, अदानी एंटरप्राइजेस, बजाज फाइनेंस, टाटा मोटर्स, ये सब
विनिंग फुट पर, लेकिन टेक महिंद्रा, टीसीएस, विप्रो, एचसीएल टेक ये एक सिरे से मंदी के ट्रेड्स बने हैं आज। तो ये है फिलहाल आज के लिए आपका क्लोज 2, 3, 4, 5, 3, 6 नहीं 3। देखते हैं प्रोविजनल क्लोज 6 के आसपास आता है या नहीं। एक इंटरेस्टिंग आंकड़ा है, और कुछ नहीं। वीकली भी बता दें कि क्या स्थिति बनती दिखाई दी है। अच्छा, एक चीज़ है, आपको याद होगा हर रोज सुबह में मैं कह रही थी कि एस&पी नैस्डैक रिकॉर्ड क्लोजिंग हाइज कंसेक्टिवली दिखा रहे हैं। तो लगातार 3 दिन निफ्टी भी रिकॉर्ड हाइज पर ही बंद हुआ है। लगातार चौथे दिन रिकॉर्ड हाई पर आपका मिड कैप इंडेक्स भी बंद होता दिखाई दिया है। 8वें दिन की तेजी मिड कैप इंडेक्स में बनती दिखाई दी है। तो बढ़िया हफ्ता। श्रीराम फाइनेंस, अल्ट्राटेक, एचडीएफसी लाइफ, ओएनजीसी ये वो दिग्गज हैं जिनके बल पर इस हफ्ते मैक्सिमम गेन्स बने हैं। मंदी में आपके आईटीसी, एचयूएल, इन्फी, कोटक जैसे काउंटर्स रहे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लॉसेस देखने को मिले। तो ये कुछ आउट परफॉर्मर्स रहे हैं आज के इस हफ्ते के। मिड कैप में भी ऐसे कुछ ट्रेड्स उभर कर आए जिसमें ऑयल इंडिया है, सीमेंस है, ऑरिकल फाइनेंस है, संवर्धन मदसन है। संवर्धन तो आज करीब 11% ऊपर ओवर द वीक का ट्रेड दिखा रहा है। तो ये एक इंटरेस्टिंग सेशन इस पूरे हफ्ते आईटी में दबाव रहा है, लेकिन एक और शानदार क्लोज, एक और विनिंग क्लोज भी। बिल्कुल, जैसे कहते हैं ना, कितना छकाया 2 हफ्ते में, कितना थकाया 2 हफ्ते में, पर लौट के आया आखिर नए हाई पर निफ्टी, है ना। इस बीच सीधे सौदा की टीम्स को देखते हैं और आज यतिन और आशीष की टीम में कॉम्बिनेशंस जो थे उसमें से जो बेस्ट ट्रेड रहे उनको देखने की कोशिश करते हैं। और पहली टीम थी यतिन की, इसमें यहाँ पे गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, बीएल नाल्को और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स उन्होंने पिक किया था। सारे काउंटर्स बेहतरीन प्राइस परफॉर्मेंस देखे गए। एंटायर आई थिंक डिफेंस थीम पर उन्होंने फोकस किया। और जो आशीष की टीम थी उसमें सुवेन फार्मा, निटको टाइल्स, आईसीसी लोम्बार्ड और सिग्नेचर ग्लोबल करीब 4% ऊपर, शानदार। तो ये जो जनाब क्लोज आ रहा है ना, इट्स 2, 3, 4, 6, 5 और कैंडल जो हमें मिल रही है वो एक ग्रीन कैंडल मिल रही है। दैट्स गुड। एडजस्टेड क्लोज आया है 4, 6, 5, 2, 3, 4, 6, 5। हल्का सा डिजिट जो है वो पलट गई, अदरवाइज ये 5, 6 भी हो सकता था। एनीवे, इट्स अ गुड क्लोज एंड ऑल टाइम हाई। वाकई बीते 2 हफ्ते टायरिंग रहे, वो एग्जिट पोल, उसके बाद काउंटिंग डे, उसके बाद की टर्बुलेंस, लेकिन जो कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला। बाकी अब 3 दिन मिल रहे हैं आपको और हमें। जो बीते 2 हफ्ते की थकान थी उसको उतारिए। एंजॉय योर हॉलीडे, 3 दिन का एक्सटेंडेड वीकेंड। और आपसे फिर ये पैनल मुलाकात करेगा मंगलवार की सुबह। हर्षदा, मैं, नीरज जी, आशीष और अनुज पहले मॉर्निंग कॉल में, उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार। चुनाव नतीजों के दिन सीएनबीसी आवाज नंबर 1। 4 जून को पूरे दिन का मार्केट शेयर 61.7%। 4 जून को बाजार के दौरान मार्केट शेयर 71.3%। बजट हो या चुनाव नतीजे, सीएनबीसी आवाज ही देखते हैं लोग। भरोसे के लिए दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया।